करने वाला हूँ, फिर मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकता हूँ, तो तब आपको वो कमेंट करने होते हैं। आई होप मेरी इंस्ट्रक्शन को आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। सो दोस्तों आइए बिना किसी तरीके से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, कहने का 4 है वैसे तो बहुत ही मैं कहूंगा कि अभी तो हम स्लो चल रहे हैं, तो इस वीक तो चलो ठीक है, अगले वीक से थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे भाई। सो लेक्चर नंबर 4 है, हालांकि लेक्चर नंबर 2 होना चाहिए था, बट ठीक है, 2 लेक्चर कंप्लीट कराने में चौथा लेक्चर कोई बात नहीं, ठीक है। पर तुम्हारी इमेजिनेशन को इंप्रूव करने के लिए हर चीज को सह लेंगे दोस्तों। सो बात ये चल रही थी कि भाई सिमेट्री एलिमेंट्स एक या सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एक हमारे पास थ्योरेटिकल तरीका है ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने का। तो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। सिमेट्री एलिमेंट कुल मिला के 5, पर उसमें से 4 हमारे काम के, एक्सिस सिमेट्री, प्लेनो सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री। और फिर हमने ये 1 बाय 1 निकालना शुरुआत की थी दोस्तों, ये निकालने की शुरुआत हमने लास्ट क्लास में BF3 से करी थी। और BF3 में हमने कहा था कि BF3 में दोस्तों सबसे पहले चालू किया एक्सिस सिमेट्री में C2 से शुरुआत की। यस, C2 एग्जिस्ट करती है और वहां पे 3-3 C2 देखने को मिली थी। हर एक BF बॉन्ड से हमने निकालने की कोशिश की दोस्तों। देन हमारे पास आया C3, तो C3 भी यहां पे पाया जाता है, इसके अलावा कोई भी और एक्सिस सिमेट्री यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इतनी कहानी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज की कहानी इससे आगे की शुरुआत होगी। असाइनमेंट दिया था मैंने दोस्तों, आई होप आप सब असाइनमेंट कर लिया होगा। आज का समय और दे रहा हूं इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने का, जिसने नहीं किया कर लेना। कल की क्लास में आप मेरे से इस असाइनमेंट किया, कल तो नहीं होगी, कल तो मंडे ट्यूसडे ऑफिशियल ऑफ होता है। चाहे तुम्हारी तो ट्यूसडे की क्लास चल रही है, तो वो जब भी आपकी क्लास चले, मंडे आपका कल ऑफ है, ट्यूसडे आई थिंक क्लास हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना शेड्यूल, होगी तो हो जाएगी, नहीं तो भाई आइडियली वेडनेसडे टू संडे होती है, पर ट्यूसडे आजकल हो रही है, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना तो ठीक है, तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करते ट्यूसडे को। सो दोस्तों तो ये डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें करेंगे। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम कुछ चीजों को हम डील करना स्टार्ट करें। दैट इज नेक्स्ट हमारे पास है BF3 के अंदर दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सेकंड हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर दोस्तों BF3 के अंदर वी हैव BF3 मॉलिक्यूल और BF3 मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को निकालनी है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, आइए आपको समझाता हूं दोस्तों, हाउ वी चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक की जाती है वो भी आपको समझाऊंगा, सामने देखिए। नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का तरीका, सीधा सीधा तरीका क्या दोस्तों, सीधा सीधा तरीका प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का कि भाई आपके सामने जो मॉलिक्यूल है BF3 प्लेन मॉलिक्यूल है, मैं कल क्लास में आपको समझा चुका हूं दोस्तों, उसकी शेप बता चुका हूं। तो उस मॉलिक्यूल में से कोशिश करिए कोई एक ऐसा प्लेन पास कर सके जिस प्लेन के दोनों तरफ, जब प्लेन पास करेंगे तो उससे बात प्लेन अगर मैं ऐसे पास कर रहा हूं तो एक ये वाला साइड एक ये वाला साइड, प्लेन अगर ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल पास कर रहा हूं तो एक ऊपर वाला साइड एक नीचे वाला साइड, प्लेन अगर टेढ़ा पास कर रहा हूं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, कोई भी हो एनी प्लेन, तो प्लेन के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए तो दोस्तों वो मामूली प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। और अगर मिरर इमेज ना बने तो मामूली प्लेन ही रह जाएगा, मतलब उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। तो हर प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोला जाता है, किन्हीं स्पेशल प्लेन को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। वो स्पेशल प्लेन कौन से हैं, जिनको पास करने पर मॉलिक्यूल में उस प्लेन के अराउंड जो दोनों तरफ जो चीजें बची हैं, जो मॉलिक्यूल का स्केलेटन बचा है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहा हो। तो आइए यहां हम चेक करते हैं और कोशिश करते हैं निकालने की क्या कोई पीओएस है क्या। दोस्तों हम कहेंगे क्या इस BF3 मॉलिक्यूल में अगर मैं यहां इस BF बॉन्ड के अलग अगर मान लीजिए मैं कोई प्लेन पास कर देता हूं, अब इस प्लेन को आप ऐसे दिखा दो, ऐसे वैसे कर करके, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई साहब मैंने एक प्लेन पास किया है और वो प्लेन जो है वो यहाँ और यहाँ इस तरीके से प्लेन पास करके, या आप इस तरीके से भी प्लेन शो कर सकते हैं, व्हाटएवर योर कन्वीनियंट मेथड आप उसी तरीके से दिखा सकते हैं। सो मान लीजिए मैंने सेंटर में से एक प्लेन पास किया, इट्स नॉट कि ऐसा प्लेन पास किया, ये बिल्कुल सीधा प्लेन है, सीधा सीधा मतलब सामने से तुम लेके आए प्लेन और ऐसे बिल्कुल बीच में इंसर्ट कर दिया और ये प्लेन तुमने पास कर दिया। ये एक वर्टिकल प्लेन सामने की तरफ तुमने पास किया। इस प्लेन को जब आप पास करेंगे दोस्तों, जिस प्लेन को जब हम पास करेंगे तो जो एटम इस प्लेन में समा जाएंगे, जैसे कि बोरोन एटम इस प्लेन के जो प्लेन इस बोरोन एटम में से पास हो रहा है, ये फ्लोरीन एटम के सेंटर में से ये प्लेन पास हो रहा है। तो जब किसी एटम में से प्लेन पास हो रहा होगा तो एटम स्फीयर होता है दोस्तों, तो यानी कि उस स्फीयर का यहाँ दो हिस्सा बन जाएगा, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बन जाएगा दोस्तों और एक राइट हेमिस्फीयर बन जाएगा, और उसके बीच में से प्लेन पास हो रहा होगा। तो जब किसी एटम में से प्लेन पास होते हैं तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर की मिरर इमेज दे देगा, या प्लेन के अराउंड जो एटम के दो हेमिस्फीयर है वो आपस में दूसरे की मिरर इमेज दे रहे होंगे। हेंस ये बात हमेशा सही होगी कि जब भी एक एटम में से कोई प्लेन पास होगा तो उसके हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज देंगे। तो आज के बाद इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब भी किसी एटम में से प्लेन पास हो उसको तो तुम भूल जाओ, क्यों, उनके ओवरऑल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली हम यहां चेक करते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर पोजीशंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब इस पीओस को पास कराएंगे तो बोरोन के आधे हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज बना लेंगे, फ्लोरीन के आधे हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज बना लेंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि इन दोनों हेमिस्फीयर अगर आपस में चेंज किया बोरोन के और फ्लोरीन के हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पोजीशन पे, फ्लोरीन जहां वही है बोरोन जहां वही रहेगा, पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस दोस्तों हम जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए बोलते थे कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराने से या वो एक्सिस अगर एटम से पास हो जाए तो उस एटम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली कोई प्लेन अगर किसी एटम से पास हो जाएगा तो इनकी पोजीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए इन पे हम ध्यान भी नहीं देंगे, भूल जाओ इनको, बाकी जो है उनको ध्यान दो। तो यहाँ एक लेफ्ट में एक BF बॉन्ड और एक F एटम है, BF बॉन्ड और एक F एटम है दोस्तों। तो हमने कहा था कि पीओएस होगा या नहीं होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि इस प्लेन के दोनों तरफ जो हमारा स्केलेटन बचा है क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो साफ साफ पता लग रहा है ये बॉन्ड इस बॉन्ड की मिरर इमेज बना रहा है, प्लेन बीच में से पास हो रहा है, जितने एंगल पे बॉन्ड है उतने एंगल पे ही उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये दोनों बॉन्ड अगर आप से देखो तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल बराबर है दोस्तों। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि बचपन में भाई प्लेन से रिफ्लेक्शन इतने एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ से दोनों बॉन्ड आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। एक बात की ये बॉन्ड इसका मिरर इमेज होगा, पहली बात। इसके साथ ही साथ ये जो फ्लोरीन यहाँ पे है, ये फ्लोरीन एटम भी इस प्लेन से एक्जेक्टली यहाँ है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ 90 डिग्री पे है तो यहाँ से भी एक्जेक्टली फ्लोरीन उतने ही डिग्री पे है दोस्तों, मतलब हुबहू मिरर इमेज में है। तो सीधी सीधी बात बोले ये दोनों के दोनों BF बॉन्ड एक दूसरे का इस प्लेन के अराउंड मिरर इमेज बना रहे हैं, और अगर मिरर इमेज बना रहे हैं तो यही तो चाहिए था कि अगर ऐसा प्लेन पास कर दो जिससे मॉलिक्यूल के दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए तो उस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कह दिया जाएगा। विल कॉल्ड इट प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री का यहाँ पे नाम देंगे। इट विल बी कॉल्ड एज POS, यहाँ पे वो POS कहलाएगा दोस्तों। सिमिलरली अगर हम बात करें इन तीन सिचुएशंस की तो मतलब ये मैंने तीन इसलिए बनाए कि
क्या केवल एक ही पीओएस होगा या एक से अधिक भी हो सकते हैं? मतलब हमारा सिनेरियो सेम ही रहेगा कि हमें यहाँ पर भी वही दो बातें पता करनी है कि पीओएस में क्या पीओएस यस है या नहीं है, तो पता लग गया हाँ है तो सही भाई, पीओएस एक भी मिल जाए तो हाँ है, बस बात खत्म। अब अगर है तो कितनी है ये भी अगर पता लगाना हो, अगर है तो कितनी है, हाउ मेनी, अगर है तो कितनी है, हाउ मेनी, ये पता लगाना। तो दोस्तों आप जरा सामने देखिए, यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कितनी होंगी। तो हम इस बात को बताने के लिए कितनी होंगी, हालांकि पेपर में केवल यस और नो पूछता है कि है या नहीं है, फिर भी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर हमें ये बताना है कि कितनी होगी, तो पहले वाला जो पीओएस निकाला था चेक करो कि इसी तरीके से क्या और भी निकाले जा सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, बीएफ बॉन्ड से यहाँ एक पीओएस निकला था, बाकी दो बीएफ बॉन्ड मिरर इमेज में आ गए थे, तो ऐसे तो यहाँ बाकी भी और भी बीएफ बॉन्ड से काम करते हैं। अब की बार इस वाले बीएफ बॉन्ड से प्लेन निकाल देते हैं, इस वाले बीएफ बॉन्ड से प्लेन निकाल देते हैं, तो ऐसा करने पर ये वाला जो आपका बीएफ बॉन्ड होगा और ये वाला जो बीएफ बॉन्ड होगा ये मिरर इमेज में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज में आ जाएगा, हेंस ये वाला पीओएस, ये वाला प्लेन भी पीओएस कहलाएगा। सिमिलर तरीके से इस बीएफ बॉन्ड से पास कर चुके हैं, इस बीएफ बॉन्ड से पास कर चुके हैं। अब अच्छा ये वाला बीएफ बॉन्ड यहाँ से भी निकाल देते दोस्तों, यहाँ से निकाल दिया हमने पीओएस, यहाँ से प्लेन हमने पीओएस निकाल दिया, निकाल के देखा क्या मिरर इमेज बन रहा है, पता लगा साफ साफ यस ये वाला बीएफ बॉन्ड और ये वाला बीएफ बॉन्ड इस एंगल पे, ये एंगल पे ये बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यार बीच में से पास हो रहा है इसके, हेंस ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहा है, ये भी दूसरे की मिरर इमेज बना रहा है दोस्तों, तो हम कह देंगे यस ये भी प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो तीन पीओएस तो हमें तीन बीएफ बॉन्ड के अलोंग नजर आ गए, साफ साफ नजर आ गए। क्या इसके अलावा भी कोई पीओएस है क्या, क्या इसके अलावा भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो हम कहेंगे हाँ एक और है। तुम कहोगे कहां है, अरे दुनिया में जब जब कोई एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि BF3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा BF3 का मॉलिक्यूल चारों एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अभी ये वर्टिकल प्लेन में दिखा रखा, तो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जिस प्लेन में वो प्लेनर मॉलिक्यूल डिफाइन किया गया है उसी प्लेन से एक पीओएस निकाल दो। अब ये वर्टिकली डिफाइन है, तो मैं यहां से सामने से पीओएस निकाल देता हूं, मतलब मैंने यहां से एक पीओएस निकाला, तो ये पीओएस इस फ्लोरीन को आधे हेमिस्फीयर में काट देगा दोस्तों, इस बॉन्ड से पास हो जाएगा, इस बोरोन को आधे हेमिस्फीयर में काट देगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड से पास होगा, फ्लोरीन को आधे हेमिस्फीयर में काटेगा, इस फ्लोरीन से पास होगा। मतलब ये आपका BF3 मॉलिक्यूल, यहां बोरोन है, ऊपर फ्लोरीन है, इधर सामने फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इस वर्टिकल प्लेन में है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी वर्टिकल प्लेन से एक प्लेन पास कर दिया, तो ये वर्टिकल प्लेन जो है सभी तो फ्लोरीन एटम और एक बोरोन एटम के बीच में से पास हो जाएगा। तो इस प्लेन के अराउंड बोरोन एटम का बाहर वाला हेमिस्फीयर प्लेन के अराउंड बोरोन एटम के पीछे वाले हेमिस्फीयर का मिरर इमेज बन जाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन वाले भी आगे पीछे वाले हेमिस्फीयर दूसरे के मिरर इमेज देंगे, तो ऐसा सभी एटम के साथ होगा, यानी कि पूरे पूरे मॉलिक्यूल से हमने प्लेन पास कर दिया, तो ये भी यस एक पीओएस निकल आएगा, ये भी एक पीओएस कहलाएगा भाई। जिस प्लेन में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहां से भी वो प्लेनर मॉलिक्यूल, वो प्लेनर पीओएस तो निकलेगा ही निकला, वो पीओएस तो निकलेगा ही निकलेगा। जनरली इस पीओएस को हम अक्सर, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर प्लेन से पास हुआ है, तो जनरली या मॉलिक्यूल में पास हुआ है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल से पास हुआ है, तो जनरली इस पीओएस को हम या तो स्लाइस कट का नाम भी देते हैं दोस्तों, स्लाइस कट का। ये क्यों, क्योंकि हमें आगे लॉन्ग टर्म में इसको समझ के रखना है, तो एक हमने देसी नाम दे दिया स्लाइस कट। स्लाइस कट बोलते जैसे कि तुम प्याज की छलियां काटते हो ना, पतली पतली सैलेड काटते हो, तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल था, तुमने उसी के बीच में से काट दिया, सो तो या तो इसको स्लाइस कट बोल देते हैं, या फिर क्योंकि ये जो प्लेन था वो पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, हेंस इसको जनरली हम अक्सर मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं, या फिर इसको अक्सर मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं। पर ये दोनों की दोनों जो टर्म है वो हमारी देसी टर्म है, मतलब खुद की बनाई गई टर्म है, ताकि हम खुद से समझ सके कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप यहां समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, द होल मॉलिक्यूल इज लाइंग इन सेम प्लेन, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, उसी से हमने यहां से पीओएस निकाल दिया। आपको कैसे भी दिखाओ आपकी मर्जी दोस्तों। सो ऐसा करने पर ओवरऑल तीन तो पीएफ बॉन्ड से पीओएस मिले और एक पूरे मॉलिक्यूल से पास होने वाला पीओएस मिला, तो वी हैव ओवरऑल 4 पीओएस। हमारे पास ओवरऑल कितने पीओएस मिले दोस्तों, देखो कुल मिला के 4 पीओएस देखने को मिले। ऑलरेडी वी हैव 4 पीओएस, हमारे पास कुल मिला के 4 पीओएस यहां से देखने को मिले। सो BF3 हैज 4 पीओएस इंक्लूडिंग इट। तो दोस्तों ये थी पीओएस की कहानी इन BF3। BF3 में पीओएस की कहानी खत्म कर ली है, इसके अलावा यहां कोई और पीओएस एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आएगा। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि पीओएस की कहानी सबको क्लियर है क्या, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बता दीजिए कि पीओएस की सारी कहानी समझ में आई क्या, जल्दी बता दो पीओएस की सारी कहानी क्लियर है क्या। बहुत बढ़िया भाई, कौन, वेरी गुड। कुछ खास था नहीं इसमें जो ना समझने का ना हो, सारा आसान सा कांसेप्ट था, हमने सबने क्लियरली समझ लिया ना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने तीसरे सिमेट्री एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री BF3 के अंदर हमने समझ लिया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर मैंने खुद से परपेंडिकुलर प्लेन पास करके इमेजिन करा तो उसका पीओएस नहीं आया, क्या ये सही है? अब रजवाना जी यार मैंने पूछा कि ये चारों प्लेन कैसे पास किया, समझ में आए, अच्छी बात है, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो तुमने क्या इमेजिन किया, परपेंडिकुलर प्लेन किसके परपेंडिकुलर, BF बॉन्ड के, कौन से BF बॉन्ड के, कौन सा प्लेन, कौन सा परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हो भाई। सो पहले तो बी स्पेसिफिक वाइल आस्किंग, ठीक है। और जो पास नहीं किया वो तो ऐसी नेगेटिव बहुत सारी हो सकती है, जहां से तुम मैं से बहुत सारे पीओ से जैसे पास कराओ लो। मैंने मान लीजिए BF3 में मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कोई प्लेन पास ना हो, ऐसा कोई प्लेन बता दो जो पास ना हो लो, थोड़ा सा मैं ऐसा टेढ़ा पास कर देता हूं, ऐसा पास कर देता हूं। यहां से प्लेन अगर पास करूंगा तो मैं इसकी मिरर में जी आनी चाहिए जो कि नहीं है, इसकी मिरर में जी आनी चाहिए जो कि नहीं है, इसकी मिरर में जी आनी चाहिए जो कि नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स ये प्लेन क्या पीओएस कहलाएगा, ये प्लेन क्या पीओएस कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो प्लेन पीओएस कौन से निकलेंगे, केवल ये 4 ही निकलेंगे। तो इन चारों में से कोई सोचा है तो चारों में चारों पीओएस है, इनके अराउंड मिरर इमेज मिलेगी। इनके अलग से कोई सोचा है तो नहीं एडजस्ट कर रहा, तभी तुम्हें इमेज नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है।
जबरदस्ती किसी को एग्जीक्यूट थोड़ा कराएंगे कि नहीं नहीं ये मैंने सोचा है, ये मेरा सोचा गया प्लेन है तो ये करना चाहिए। अरे जो करना चाहिए वो ये रहे तुम्हारे सामने, एक इस बीएफ पॉइंट के लोग निकलेगा सामने से, एक इस बीएफ पॉइंट के लोग निकलेगा यहाँ से सामने से दोस्तों, दोनों मिरर इमेज में, एक इस बीएफ पॉइंट के निकलेगा यहाँ से, दोनों मिरर इमेज में, और इस पूरे मॉलिक्यूल में से पास हो जाएगा, खत्म कहानी, देयर इज नथिंग एल्स, तो है ही नहीं इसके अलावा चारों में से। ठीक है, तो जो नहीं है उसको पीओएस बनाने की कोशिश मत करो, जो नहीं है तो नहीं है, जैसे ये प्लेन पीओएस नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, क्यों जबरदस्ती बना लो उसको, जो है उसकी बात हम करेंगे भाई दोस्तों, और वो चार ही है और वो चारों हमने पीछे पढ़ा दिया दोस्तों, बस उतना ही बताना था कि हाँ कि है या नहीं है। तो डोंट थिंक योरसेल्फ, मैंने कल भी कहा था, अभी तुम सोचने समझने की शक्ति में नहीं हो, यू आर नॉट इन द सिचुएशन, तो पढ़ा रहा हूं पढ़ो समझाओ, चलो कोई बात नहीं। द थर्ड कैटेगरी इज यस यू शुड थिंक, बट एक बार क्लियर होने के बाद, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू शुड थिंक योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। आइए सेंटर ऑफ सिमेट्री की चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने से पहले BF3 में मैं पहले कुछ कॉमन एग्जांपल कर रहा हूं जिससे सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो आइए BF3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री जानने से पहले कुछ बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री में CO2 के लिए बात करते हैं, सबसे आसान हमारे लिए CO2। तो क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आइए समझा देता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने का जो डायरेक्ट तरीका यहां से हमारे सामने है दोस्तों, कुछ ऐसा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम से पता लग रहा है कि सेंटर की बात चल रही है, किसके सेंटर की, मॉलिक्यूल के सेंटर की। ठीक है, तो ये CO2 मॉलिक्यूल है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका सेंटर कहां होगा, कार्बन का सेंटर ही उसका सेंटर होगा मॉलिक्यूल का, ये कार्बन का सेंटर मॉलिक्यूल का सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहता है कि सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से लीजिए, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से अगर आप जिस डायरेक्शन में या कोई भी एक डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो लेट्स सपोज मैंने इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो मुझे C डबल बॉन्ड O मिला, मैंने सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो मुझे C डबल बॉन्ड O मिला। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहती है कि मान लीजिए तुमने एक डायरेक्शन में कोई x डिस्टेंस ट्रैवल किया और तुम्हें एक स्केलेटन मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहती है कि मैं तभी एग्जिस्ट करूंगी जब इसके अपोजिट में भी सेम डिस्टेंस पे सेम स्केलेटन एग्जिस्ट कर रहा हो, सेम डिस्टेंस पे सेम स्केलेटन एग्जिस्ट कर रहा हो। एक डायरेक्शन में चलने पर डबल बॉन्ड O मिल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर भी सेम मिलना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये -x डायरेक्शन है तो उसके +x डायरेक्शन में चलने पर भी सेम स्केलेटन मिलना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे। और यस यहां पे मिल रहा है दोस्तों, यस यहां पे मिल रहा है कि भाई इस मॉलिक्यूल में इधर चले तो डबल बॉन्ड O मिला, उतना ही डिस्टेंस इधर अपोजिट में चलेंगे तो डबल बॉन्ड O ही मिल रहा है। हेंस इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, हेंस इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि सेंटर से अपोजिट में इक्वी डिस्टेंस चलो और अगर इक्वी डिस्टेंस चलने पर सेम चीजें मिल जाए तो वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ये था एक बेसिक एग्जांपल। पर इस बेसिक एग्जांपल में दोस्तों कमाल की बात ये थी कि केवल यहां पे जो मॉलिक्यूल था वो केवल दो डायरेक्शंस या फिर वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही फैला हुआ था, +x और -x डायरेक्शन में ही फैला हुआ था। पर दुनिया में और भी मॉलिक्यूल है जो XY या XYZ तीनों डायरेक्शन या मल्टीपल डायरेक्शन फैले हो सकते हैं दोस्तों। आइए उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने कर लिया, एक और एग्जांपल करते हैं और चीजों को क्लियरिटी से समझने के लिए। तो आपकी बार मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड C एक कार्बन लिया, यहां मैंने एक फ्लोरीन चिपका दिया, यहां मैंने एक हाइड्रोजन चिपका दिया और इस हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन लगा दिया, फ्लोरीन के अपोजिट में फ्लोरीन लगा दिया। नाउ इस मॉलिक्यूल में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर से चेक किया जाता है, तो सेंटर की बात ये है। तो मैंने सेंटर से इधर चले तो कार्बन मिला, सेंटर से इधर चले तो कार्बन मिला, बिल्कुल सही बात है, सेम मिल रहा है, अच्छी बात है। पर ऐसा सेम केवल इस डायरेक्शन में नहीं, एवरी डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल में, जिस जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल के बॉन्ड फैले हुए हैं हर एक डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एक इस तरफ फैले हुए थे, चेक कर लिया, सेम आ रहा है। फिर हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के कुछ जो बॉन्ड है वो इधर भी फैले हुए हैं, इधर फ्लोरीन आ रहा है, इसके अपोजिट में गए इधर भी फ्लोरीन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे ये भी चेक हो गया। अब बचा ये डायरेक्शन भी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इस डायरेक्शन को चेक करेंगे, इधर चले तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आ रहा है, इधर चले तो उतने डिस्टेंस में हाइड्रोजन और आ रहा है। हेंस अब हम कह देंगे सिंस सेंटर से एवरी डायरेक्शन जब हमने चेक करी, देखिए केवल यहां तो एक ही डायरेक्शन थी इसलिए केवल एक ही चेक करी, अपोजिट में तो वहां पे मिल गया, तो दोस्तों वहां पे हम कह देंगे COS हो जाएगा। पर अगर एक मॉलिक्यूल एक से अधिक जगह पे बॉन्ड स्केलेटन फैला के बैठा है तो जहां-जहां उसका बॉन्ड स्केलेटन है हर डायरेक्शन में सेंटर से चेक करना पड़ेगा। सेंटर से इधर चेक किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेंटर से इधर चेक किया फ्लोरीन, फ्लोरीन सेंटर से इधर चेक किया कार्बन, कार्बन एंड हेंस यहां सेंटर से इन एवरी डायरेक्शन अपोजिट में सेम चीजें प्रेजेंट है तो तभी COS यहां पे एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब COS केवल तब एग्जिस्ट करती है जब सेंटर से एवरी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन मॉलिक्यूल फैला हो इन एवरी डायरेक्शन अपोजिट में चीजें सेम आ जाए, और बिल्कुल आ रही है, फ्रेंड्स यहां पे COS होगा। इसी बात को और तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल और लीजिए। अब की बार मैंने यहां पे C डबल बॉन्ड C ले लिया, इधर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने दोस्तों अब की बार क्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब मैं तुमसे पूछूं इस मॉलिक्यूल में COS है या नहीं है, तो हम कहेंगे सेम कांसेप्ट लगाएंगे, सेंटर से एवरी डायरेक्शन चेक करेंगे। तो दोस्तों सेंटर से मैं जब यहां एवरी डायरेक्शन चेक करूंगा तो यहां चेक किया मैंने कार्बन, कार्बन, यहां चेक किया कार्बन, कार्बन सेम है, यहां चेक किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां चेक किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम है। पर जब मैंने यहां चेक किया इधर है फ्लोरीन और इधर है दोस्तों क्लोरीन, तो दोस्तों अब इस डायरेक्शन में सेम नहीं है, इस डायरेक्शन में सेम नहीं है, इस डायरेक्शन में सेम है, इस डायरेक्शन में सेम है, यानी कुछ डायरेक्शन में सेम है और एक डायरेक्शन ऐसी यहां पे है जहां पे सेम नहीं है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल में 100 डायरेक्शन मॉलिक्यूल फैला हुआ है। मान लेते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है जो इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, ऊपर नीचे फैला है, इधर फैला है, सब जगह फैला है। मान लीजिए 100 डायरेक्शन फैला है, डायरेक्शन इन द सेंस की इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो मान लीजिए 100 डायरेक्शन फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर 100 में से 99 डायरेक्शन में अपोजिट में वो सेम आ रहा है और एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें अपोजिट में सेम नहीं आ रहा है, तो भले ही 99 में सेम आ रहा हो अपोजिट में, वो एक सिंगल डायरेक्शन जिसमें सेम नहीं आ रहा है वो ये कहने के लिए काफी है कि इस मॉलिक्यूल में COS नहीं होगा। तो COS यहां पे कभी भी मेजॉरिटी देख के नहीं बताया जाता है, COS ऐसे बताया जाता है कि ईच एंड एवरी डायरेक्शन में अपोजिट में सेम होना चाहिए। और अगर एक सिंगल डायरेक्शन भी ऐसी मिल गई जहां सेम नहीं है तो वो सिंगल डायरेक्शन ही ये कहने के लिए काफी होगी कि उस मॉलिक्यूल में COS नहीं है। तो मतलब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आज के बाद आसान तरीका क्या होगा COS चेक करने का। तो जब हमें पता है कि एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल गई जहां अपोजिट में सेम नहीं हुआ तो वहां कभी COS नहीं हो सकता, तो हम आज के बाद ये चेक नहीं करेंगे कि सेम कहां आ रहा है, हम उल्टा काम करेंगे, आसान काम करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि एटलीस्ट कौन सी एक वो डायरेक्शन है, एक से अधिक भी हो सकती है, एटलीस्ट कौन सी एक वो डायरेक्शन है जहां सेम नहीं है। और तुम्हें अगर ऐसी एक भी डायरेक्शन मिल जाए
मॉलिक्यूल में जहां अपोजिट में सेम ना हो तो उसी के बेस पे आप सीधा सीधा बोल देंगे कि ये मॉलिक्यूल में COS नहीं होगा, बाकी डायरेक्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हेंस इस मॉलिक्यूल का आंसर दो तरीके से कर सकते हैं कि सब में चेक किया और लास्ट में जाके देखा भाई दोनों सेम नहीं है, या फिर आप अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर चले तो बाकी सब सेम जो आर्ट को छोड़ो, तुम तो डायरेक्टली देखोगे सेम कहां नहीं आ रहा है, तो देखते ही बता देंगे भाई इधर फ्लोरीन है इधर क्लोरीन है, इस डायरेक्शन में सेम नहीं आ रहा है, हेंस इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बात खत्म होगी, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हम बात करेंगे BF3 मॉलिक्यूल की। क्या BF3 मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है क्या? तो हम कहेंगे कि कोई भी एक डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो, वो अगर ऐसा हो गया केस तो आपका COS एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई भी केस नहीं मिला, कैसा केस कि अपोजिट में सेम ना होने का, अगर अपोजिट में सेम ना होने का ऐसा कोई भी केस नहीं मिला तो मतलब फिर तो सभी डायरेक्शन में सेम है, तो इसका मतलब वहां पे हम कह देंगे COS हो जाएगा। तो मतलब COS ना होना कम से कम एक डायरेक्शन अपोजिट में सेम ना होना के बराबर है, कम से कम एक डायरेक्शन। तो हम कहेंगे बोरोन से जब इधर चलेंगे तो फ्लोरीन है दोस्तों, और बोरोन से जब अपोजिट में चले तो खाली जगह कुछ नहीं है, तो यही एक डायरेक्शन काफी है कहने के लिए कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। दिस BF3 मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको ये बात का भी इस बात का भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से BF3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि सारी कहानी क्लियर है क्या? फटाफट बताओ कि सारी कहानी आप सबको क्लियर है क्या? जल्दी बताइए दोस्तों। ये चेक करेंगे कौन एक डायरेक्शन जो सेम नहीं है। हाँ ऋषिका जी, तो फटाफट हम आज के बाद यही चेक करेंगे कि कौन सी एक डायरेक्शन में सेम नहीं है। एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल गई तो सेंटर सिमेट्री नहीं होगा, और अगर एक भी डायरेक्शन ऐसी नहीं मिली तो मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि फिर तो सभी डायरेक्शन में अपोजिट में सेम है, और फिर सभी डायरेक्शन अगर अपोजिट में सेम है तो फिर तो COS होगा। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में अपोजिट में सेम नहीं है, और भी है वैसे तो एक ही मिल जाए, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बड़े दोस्तों। चलिए हम आगे चलेंगे, समय को बचाते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और COS के बारे में तुम्हें एक जानकारी और देने की कोशिश करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों प्लीज। COS के बारे में एक और जानकारी सामने देखिए दोस्तों। BF3 तो चल ही रहा है, पर COS के बारे में एक और जानकारी तुम्हें दे रहा हूं, सामने देखिए दोस्तों। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में एक और बात आप जान लीजिए, क्या कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो सिंबल होता है वो I होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का सिंबल I इसलिए होता है क्योंकि इसका जो I है वो इसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑपरेशन जो यहां पे बताया जाता है होता है इनवर्जन ऑपरेशन। इनवर्जन ऑपरेशन देखिए, एक्सिस के अलोंग रोटेशन समझ में आता है, प्लेन के अलोंग मिरर इमेजेस यानी कि मिरर इमेज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि प्लेन के अलोंग होता है रिफ्लेक्शन, वो भी समझ में आता है। पर सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम कहते हैं कि सेंटर के अराउंड इनवर्जन होता है। तो ये इनवर्जन क्या चीज है, ये आइए मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्जन। सम देखिए इनवर्जन का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सम देखिए, इसका मतलब समझने के लिए लेट्स सपोज मैं आपको यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए मेरे पास एक ओरिजिन है और ये मेरा एक x डायरेक्शन है, ये मेरा एक z डायरेक्शन है, ये मेरा एक y डायरेक्शन है। मैंने x y z तीन डायरेक्शन ले लिया, इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो लेट्स सपोज दिस इज आवर x डायरेक्शन, दिस इज आवर y डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, जो तुम्हारी तरफ जा रही है। ये मान लेता मेरा x डायरेक्शन है, तुम्हारी तरफ जो आने वाला वो मेरा y डायरेक्शन है, और ऊपर जो जा रहा है वो z डायरेक्शन। तीन डायरेक्शन दोस्तों x y z, ठीक है। मेरे पास और पेन है क्या? और तो पेन नहीं, एक पेन ले लेता हूं उससे। ब्लैक पेन, कोई ब्लैक पेन ना, कोई खाली पेन, कोई पेंसिल पेन। So it is like that कि this is our XYZ plane, center की origin, this is our x axis, this is towards is going y axis, and upside is z axis. Now x अगर यहाँ है तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, माइनस x होगा। y अगर तुम्हारी तरफ जा रही है तो इसके अपोजिट वाली एक्सिस क्या होगी, माइनस y होगी। z अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे वाली क्या होगी, माइनस z होगी, ठीक है। अब इस पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z का जो ये क्वाड्रेंट है, इनको क्या बोलते हैं, हिस्से को क्वाड्रेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वाले एक ओवरऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जहां पे कोई भी अगर पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट प्लस x आएगा, प्लस y वैल्यू प्लस z वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी बहुत ग्राफिकल बातें आपने कभी ना कभी जानी होंगी दोस्तों। सो यहां मैंने मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया, एक कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, और इस कोऑर्डिनेट को मैंने x वैल्यू को उसकी x वैल्यू को x1 रिप्रेजेंट कर दिया, y वैल्यू को y1 रिप्रेजेंट कर दिया, z वैल्यू को z1 रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1 z1, या आप सिंपली एक नाम ले लो x y z कोऑर्डिनेट ले लिया। तो हमने क्या किया, यहां दोस्तों एक कोऑर्डिनेट ले लिया, आई हैव टेकन अ कोऑर्डिनेट हियर, एक मैंने कोऑर्डिनेट लिया यहाँ पे। इस कोऑर्डिनेट के मैंने जो पॉइंट्स डिफाइन किए, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू डिफाइन की, x डायरेक्शन x डिफाइन कर दी, y डायरेक्शन y डिफाइन कर दी, z डायरेक्शन में z डिफाइन कर दी, या आप x1 y1 z1 भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे x y z मैंने उनका इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि इस पॉइंट का x में वैल्यू कुछ ना कुछ ये वाला है, y में वैल्यू कुछ ना कुछ ये वाला है, और z में वैल्यू कुछ ना कुछ ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया। नाउ इनवर्जन का मीनिंग समझिए, इनवर्जन का मीनिंग क्या होता है। तो इनवर्जन का मीनिंग समझने के लिए अब इस पॉइंट को जो हमने इस क्वाड्रेंट में लिया, इसको मैं सेंटर यानी कि ओरिजिन से जोड़ूंगा, जोड़ दिया मैंने ओरिजिन से, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली जोड़ दिया। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ा, ठीक है, और केवल जोड़ा नहीं, ओरिजिन के अराउंड ही इस पॉइंट से जब ओरिजिन जोड़ा, इसी डायरेक्शन, इसी लाइन के अराउंड ही जितना डिस्टेंस ये था ओरिजिन से, जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस था, उतना ही डिस्टेंस अपोजिट में नीचे ड्रॉ कर दिया। यानी कि मैंने यहाँ क्या किया कि इस पॉइंट से ओरिजिन जोड़ते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ऊपर से तुम नीचे आ रहे हो तो यहाँ नीचे से और नीचे जाओगे दोस्तों, यानी कि इसके नीचे वाले क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे आ जाओगे। तो जितना डिस्टेंस इसका ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट का था उतना ही डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड कर दिया, और इस ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस हमने एक्सटेंड करके यहाँ एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। तो मतलब क्या हुआ है, अल्टीमेटली इस पॉइंट का तुमने ओरिजिन के अराउंड यहाँ पे एक अपोजिट पॉइंट ले लिया, एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ले लिया। नाउ अब जब इस अपोजिट पॉइंट को अगर आप गौर से देखो तो ये
माइनस एक्स के अलोंग लाई कर रहा है या माइनस एक्स वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा वाई में बात करते हैं तो वाई पीछे की तरफ है, ये पॉइंट पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ माइनस वाई है, तो ये पॉइंट जो है माइनस वाई के अराउंड लाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ आएगा माइनस जेड, यानी कि पॉइंट जो है माइनस जेड के अराउंड लाई कर रहा है। अगर ये एक्स वाई जेड है तो ओरिजिन से मिलाते हुए जब इसके अपोजिट में ले जाएंगे तो यहाँ इसके जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो नेगेटिव आ जाएंगे, और क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्जैक्टली माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होंगे। और अगर आप इसको x1 y1 z1 डिफाइन करोगे इतने डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट होगा माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 कहलाएगा। कुछ भी कह लो बात देखिए, तो हेंस अपने ने क्या किया, इसको यहाँ इससे ओरिजिन से मिलाया और ओरिजिन से मिला के इसको एक्सटेंड कर दिया उतना ही डिस्टेंस जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, और एक्सटेंड कर दिया उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों, ये वाला पॉइंट आ गया। दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2। और अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिन से जब तुमने इसको पास कराया, इसके जब तुम कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कोऑर्डिनेट विल बी माइनस x माइनस y एंड माइनस z। ये कोऑर्डिनेट माइनस x माइनस y माइनस z कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आइए इन्वर्जन का मतलब समझते हैं। इन्वर्जन क्या कहता है? इन्वर्जन कहता है कि जो कोऑर्डिनेट या जो ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे बैठा है ओरिजिन के अराउंड उसको माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कोऑर्डिनेट पे भेज दो, और जो ऑब्जेक्ट माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बैठा है ओरिजिन के अराउंड उसको दोस्तों आप एक्स वाई जेड पे भेज दो। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान है, दोनों की अदला बदली कर दो ओरिजिन के अराउंड यानी कि सेंटर के अराउंड। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो। मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सेंटर के अराउंड दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो। दैट इज व्हाट इन्वर्जन सेज कि सेंटर के अराउंड दो चीजों को अपोजिट में पलटी मार दिया जाए। यानी अगर मैं ग्राफिकल टर्म में दिखाऊं, कार्टेशियन सिस्टम में इसको दिखाऊं तो एक्स वाई जेड जो है ये कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दोस्तों। तो एक्स वाई जेड में जब मैं अगर आई ऑपरेट करवाता हूं मैथमेटिकली इन्वर्जन को जब ऑपरेट कराऊंगा तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड पे जो होगा वो माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड पे जाके बैठ जाएगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो एक्स वाई जेड पे होगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पे होगा उसको एक्स वाई जेड पे बैठा देंगे। ये दोनों की अदला बदली हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए जब हम सेंटर के अराउंड की बात करते हैं, लेट्स सपोज मैंने फ्लोरीन रख रखा है, हमें फ्लोरीन रख रखा है, तो हम कहते हैं कि भाई सेंटर के अराउंड इसको यहां और इसको यहां आपस में एक्सचेंज कर दो हाइपोथेटिकली, रियलिटी में नहीं हाइपोथेटिकली एक्सचेंज कर दो। और जब इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन को हाइपोथेटिकली एक्सचेंज करेंगे तो फाइनली भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट होगी। बट अगर मैं यहां फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन बैठा दूं तो जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज करोगे तो फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा ऊपर, यानी कि ऑपरेशन कराने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी इस सिचुएशन में, ऑपरेशन कराने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, इन्वर्जन ऑपरेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर और फ्लोरीन आ जाएगा नीचे। मतलब ये इनिशियल स्ट्रक्चर है बिफोर द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कराने के बाद की स्ट्रक्चर है। दोनों को अगर सुपर इंपोज कराओगे तो ऊपर एफ है, यहां ऊपर एच है, आपस में सुपर इंपोज नहीं होंगी, एंड ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होंगी, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होगी तो ये आई यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आई एग्जिस्ट कब करेगा? आई एग्जिस्ट तभी करेगा जब अपोजिट में सेम होगा, तभी तो हम अपोजिट में सेम के पीछे पड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि अपोजिट में जब ऑल डायरेक्शन में सेम होगा तभी तो एक्सचेंज कराने पर फाइनल स्ट्रक्चर भी सेम बनेगी, तभी वहां सीओएस एग्जिस्ट करेगा। और अगर अपोजिट में एक भी डायरेक्शन में दोस्तों, एक भी डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन कार्बन भी एक्सचेंज हो जाएगा। और जब फ्लोरीन हाइड्रोजन एक्सचेंज मारोगे तो दोस्तों जो बनने वाले स्ट्रक्चर उसमें यहाँ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया, दोनों एक्सचेंज, कार्बन से कार्बन एक्सचेंज, कार्बन कार्बन एसिड मैच कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड मैच कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेटिंग द आई। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब आपस में एक्सचेंज हुए तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से दोस्तों यहाँ ये सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी से कि यहाँ आई नहीं होगा। इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि आई कब एक्जिस्ट करेगा? जब अपोजिट में सभी सेम होंगे। और अगर एक भी डायरेक्शन में अपोजिट में सेम नहीं है, एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल गई जहां अपोजिट में सेम नहीं है, तो वही डायरेक्शन में जब पलटी मरवाएंगे तो फाइनल स्ट्रक्चर सुपर इंपोसिबल जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो तो दोस्तों वहां सीओएस नहीं होगा, क्योंकि तुम उसका अगर पलटी मरवाओगे सेंटर के अराउंड तो सुपर इंपोसिबल स्ट्रक्चर कभी क्रिएट नहीं होगी। और जब सुपर इंपोसिबल स्ट्रक्चर क्रिएट होती है तभी ही सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और जब क्रिएट नहीं होती तो सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बातें मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं दोस्तों। इस तरीके से इस बेसिस पे आप इन एग्जांपल को समझ सकते हो। तो ये था इसका सीओएस का एक्सटेंडेड वर्जन जो मैंने तुम्हें मैथमेटिकली समझाया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया? वेरी गुड दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसके एग्जांपल में ज्यादा नहीं करना, नाइस जो इसका रूल है। सीधी सीधी तुम्हें बात है कि सीओएस निकालना है, और सीधा सीधा सीओएस निकालने का सीधा तरीका है अपोजिट में सारे सेम होने चाहिए। अगर एक भी सेम नहीं है, एक भी तुम्हें ऐसा मिल जाए जहां सेम नहीं है, तो वही ये कहने के लिए काफी है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बात खत्म, सीधी सीधी बात खत्म दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ते दोस्तों। इस केस का जो डिटेल्ड वर्जन होता है वो हम अक्सर जानते हैं कब, जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं जो कि नेट के बच्चों के लिए होता है, तो वो वहां देखेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है? इसकी कहानी यहीं पे खत्म होती है, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया समझाने के लिए। तुम ये भी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना ही तुम्हारा काम चल रहा था, सीओएस तुम यहां तक निकाल चुके थे। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? एक्स्ट्रा ज्ञान को ग्रहण करिए, उस ज्ञान में और ज्ञान ढूंढने की कोशिश ना करिए, ठीक है? तो उसकी जहां सही जगह होगी वहीं करवाया जाएगा। चलिए प्लीज अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहानी को और आगे लेके चलते हैं प्लीज। समझिए तो ये सीओएस की कहानी अब हम खत्म कर चुके हैं। अब अपने फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं दोस्तों, और ये फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। द फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम एब्रिविएट करते हैं दोस्तों एएओएस। एएओएस अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एएओएस। आइए आगे की बातें समझते हैं। देखिए पहली बात तो अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री का एक और नाम होता है, इसको अक्सर हम इम्प्रॉपर रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर रोटेशन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों वो एसएन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एसएन होता है, और इसमें एन की वैल्यू अगेन 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन से निकाल के दी जाती है दोस्तों। ये अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, मैं कह रहा हूं रट्टा मारने की कतई चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, बस समझना है। और वो समझने का तरीका मैं बता रहा हूं, सामने देखिए। जब भी हम अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो यहां पे जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन जो होता है यहां पे, बाकियों में तो अभी तक एक ही ऑपरेशन था, जैसे एक्सिस के अलोंग रोटेशन
प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्शन, सेंटर के अलोंग इन्वर्जन, एक एक ऑपरेशन था। पर यहाँ एक के बाद एक दो ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, वन फॉलोड बाय अदर, और उन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन ही इसका कंप्लीट ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है। दैट इज क्या है दोस्तों, पहले यहाँ पे हमें कराना पड़ता है रोटेशन, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको रोटेट कराना पड़ेगा। रोटेट कितने भी डिग्री करा सकते हो दोस्तों, जितने भी डिग्री से रोटेट कराओगे उसी के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो रोटेशन क्योंकि एक्सिस के अलोंग होता है दोस्तों, उसके बाद क्या कराएं, फॉलोड बाय का हमेशा मतलब होता है कि इसके बाद, रोटेशन के बाद पहले रोटेशन करवाना है, उसके बाद फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, रोटेशन तो अराउंड एक्सिस होती है, एक्सिस के अराउंड होगी। रिफ्लेक्शन जो होगा दोस्तों वो अराउंड प्लेन होगा, प्लेन के अराउंड होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो एक्सिस जिसके तुम रोटेशन कराने जा रहे हो, और ये जो प्लेन जिसके तुम रिफ्लेक्शन कराने जा रहे हो, जिसके अराउंड तुम रिफ्लेक्शन कराने जा रहे हो, कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब पहले एक्सिस आती है तो उसके बाद प्लेन क्योंकि बनता है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से ही रिफ्लेक्शन लेनी है। किसी भी एरे गरे नट्टू गैरो प्लेन को तुम यूज नहीं कर सकते। प्लेन तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर किसी भी ऐसे एरे गरे प्लेन को यूज नहीं कर सकते। एक्सिस पे प्लेन की कंडीशन डिपेंड करेगी। जो एक्सिस होगी, एक्सिस कोई भी ले सकते हो, उसके परपेंडिकुलर प्लेन से, एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से, एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से ही आपको रिफ्लेक्शन लेनी है। ये बातें और समझोगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगा। आइए BF3 की कहानी को यहां सोल्व करते हैं दोस्तों सामने। नाउ वी हैव द BF3। इस कहानी को समझने के लिए मैं BF3 को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले रहा हूं, BF3 को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले रहा हूं। अब देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। नाउ यहां से मैं BF3 के अंदर S3 चेक करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू चेक S3। तुम कहोगे S3 ही क्यों चेक करना चाह रहे हो दोस्तों? इस आपका S3 से पता लगाओ क्यों है? क्या S3 ने आपको घुस दे रखी है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बाकी क्यों नहीं कर रहे, जानेंगे 5-10 मिनट बाद जानेंगे। अभी पहले S3 चेक कर लेते हैं। फॉर द एग्जांपल हम S3 चेक कर रही है। S3 चेक करने के लिए क्योंकि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो मतलब मुझे कोई ऐसी एक्सिस लेनी पड़ेगी जिसके अराउंड में 120 डिग्री का रोटेशन करा सकूं। ठीक है, तो और वो एक्सिस हमें इस तरीके से निकालनी है। देखिए मैंने कहा था ना कि दो अप्रोच होती है, एक होती है पॉजिटिव अप्रोच, एक होती है नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच ये कहते हैं इंसान की कि मैं इस तरीके से, क्योंकि कंक्लूजन ये है कि एसएन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर जो भी आएगी वो आपस में सेम आ जाए। यानी कि मुझे ऐसी एसएन निकालनी है, एसएन को निकालने के लिए ऐसा एक्सिस यूज करना है जिससे मेरी प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर के सेम आने की बरकरार रहे, या सेम की तरफ से लेके जाए, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में काम करे और तुम्हारा दिमाग ये कहे नहीं यहां से निकालो, सर ने यहां से बोला तो हम सर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम तो यहां से निकालेंगे, यहां से करके दिखा। अरे नहीं कर रहा होगा वहां से भाई, वहां से फिर क्यों जबरदस्ती निकाल रहे हो? नहीं करेगा तो नहीं करेगा। S3 तुम्हारे अकॉर्डिंग तो काम करेगा। कोई भी एक ही S3 होगा या कोई भी एक ही एक्सिस होगी जो इस ओवरऑल सिस्टम को सक्सेसफुल बना रही होगी। हर एक एक्सिस नहीं बनाएगी, तो कोई एक एक्सिस जो है वही ढूंढनी है। तुमको हम कैसे ढूंढेंगे? पहली बात तो प्रैक्टिस के साथ, जैसे जाके प्रैक्टिस करोगे वैसे पता लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें अगर प्रैक्टिस के साथ करना भी है तो कैसे करें? तो आप अपनी अप्रोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखिए और ये कोशिश करते रहिए, ऐसी एक्सिस ढूंढिए जिसके अराउंड आपके सेम स्ट्रक्चर वाला क्राइटेरिया मेंटेन रहने की कोशिश होती रहे। अब जरूरी नहीं कि सेम आ जाए, बस सेम स्ट्रक्चर आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे, इस तरीके से हम चेक करेंगे। सो S3 में n की वैल्यू 3 है, यानी 120 डिग्री का रोटेशन करवाना है, और 120 डिग्री का रोटेशन कराने के लिए अभी हम पीछे करा के भी आए थे। हमें पता है कि यहां से एक्सिस निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन करो, बोरोन के लोग निकाल दो और इसके अराउंड जो है 120 डिग्री का रोटेशन करवा दो। क्या करवा दो? 120 डिग्री का रोटेशन करवा दो। ऐसा कराने पर क्या होगा? ऐसा कराने पर हम जानते हैं ये फ्लोरीन जो है वेज वाला, ये नॉर्मल बॉन्ड वाले फ्लोरीन की जगह ले लेगा। ये फ्लोरीन 120 डिग्री से पीछे से रोटेट होकर दोस्तों इस डैश वाले फ्लोरीन की जगह ले लेगा, और ये डैश वाला फ्लोरीन दोस्तों यहां इस वेज वाले फ्लोरीन की जगह ले लेगा। तीनों BF बॉन्ड आपस में 120 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे, और बोरोन के लोग क्योंकि एक्सिस पास है तो बोरोन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैंने यहां 120 डिग्री का रोटेशन करवाया दोस्तों, और 120 डिग्री का रोटेशन करवा के बोरोन जहां था वही बना दिया, बोरोन जहां था वही बना दिया। पहले बोन्ड स्केलेटन बनाता हूं, क्योंकि बोन्ड बस आपस में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बोन्ड का ओवरऑल स्केलेटन सेम रहेगा, एक सेंटर में, एक पीछे की तरफ और एक वेज पोजीशन पे। बोन्ड ओवरऑल स्केलेटन सेम रहेगा, बस फ्लोरीन आगे आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। यहां से फ्लोरीन बढ़ के यहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला गया। ये राइट हैंड वाला फ्लोरीन पीछे से 120 डिग्री रोटेट होकर पीछे चला जाएगा, डैश पे चला गया, डैश पे। ये डैश वाला फ्लोरीन 120 डिग्री रोटेट होकर नीचे वेज पे फ्लोरीन की जगह ले लेगा, यहां वेज पे आ गया। बस ये तीन आपके रोटेट होने के बाद दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। नाउ अब इस स्ट्रक्चर को मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 कहूंगा, ये मेरी इनिशियल स्ट्रक्चर होगी, इट विल बी माय इनिशियल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 कहूंगा। पर क्या ये मेरी फाइनल स्ट्रक्चर है क्या? तो मुझे बहुत सारे कहेंगे सर हाँ है। अरे नहीं, ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों तुम्हारा अभी तक, क्योंकि तुम जो चेक करने जा रहे हो, क्या चेक करने जा रहे हो? SN। और SN में फाइनल स्ट्रक्चर कब आएगी? जब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन यहां से लेकर यहां तक का पूरा ऑपरेशन दोस्तों, ये कंप्लीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो जाए। पर अभी केवल क्या एग्जीक्यूट हुआ है? अभी तो केवल रोटेशन एग्जीक्यूट हुआ है भाई, रोटेशन ही हुआ है, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बाकी है। इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 आपकी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी स्ट्रक्चर फाइनल कौन सी होगी? जब यहां से यहां तुमने जो रोटेशन करवाया, इस रोटेशन से आने वाली स्ट्रक्चर का तुम फर्दर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन ले लो, और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये आपकी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये आपकी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है तो 1 और 2 सेम आए या ना आए इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपको चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना। चेक किसको करना होता है? इनिशियल को और फाइनल को। अभी फाइनल आई ही नहीं है, कंप्लीट ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, केवल रोटेशन हुआ है। तो आइए पहले ऑपरेशन कंप्लीट करवाते हैं, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बाकी है। तो आइए परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने समझा था कि जिस एक्सिस के अलोंग तुमने रोटेशन करवाया है उसके परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन लेनी है। तो काम करो, पहले एक्सिस डिफाइन कर दो। कौन सी एक्सिस थी? तुम लोगों ने ये एक्सिस थी, बोरोन के अलोंग हमने एक्सिस पास करके दी, दिस वाज द एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो BF3 यहां पे कैसा है? एक प्लेन, एक बॉन्ड आपका सेंटर में है, ये आपका सेंट्रल BF बॉन्ड सेंटर प्लेन में। ये प्लेन ना तो आपके पास आ रहा है ना आपसे दूर जा रहा है, तो नॉर्मल बॉन्ड से दिखाया जाएगा। ये जो रेड बॉन्ड है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, 120 डिग्री पे है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वेज कहलाएगा। ये जो बॉन्ड 120 डिग्री पे तुमसे दूर है दोस्तों, डैश है, तुमसे दूर है, डैश है। तो तुम्हारी एक्सिस थी वो इसके
परपेंडिकुलर ऊपर से, या फिर हम कहें सीधी सीधी बात की, इस मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे से वैसे पास हो रही थी, ठीक है। दिस वाज द एक्सिस जिसके अलोंग तुमने 120 डिग्री का रोटेशन कराया, जैसे ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन पीछे और ये फ्लोरीन रोटेट होकर यहाँ आ गया, ठीक है। एक्सिस कौन सी थी? ये वाली थी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक्सिस जो थी रोटेशन वाली, ये थी वो एक्सिस। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन लेनी है, तो यानी कि एक्सिस ऊपर नीचे वाली थी। तो बताइए, अगर एक्सिस ऊपर नीचे वाली थी, इस ऊपर नीचे वाली एक्सिस का कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन होगा? क्या ये वाला प्लेन जो है, मान लीजिए मैं इस एक्सिस को कैसे दिखाऊं, मैं सीधी समझाऊं, मुझे पता लग गया ऊपर नीचे की एक्सिस है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं, खाली हम समझ में आ गया कि भाई ये एक्सिस जो है ऊपर और नीचे वाली है, ठीक है। इस BF3 मॉलिक्यूल में दोस्तों ये एक्सिस जो है ये ऊपर नीचे वाली एक्सिस है, तो दोस्तों मैंने एक्सिस दिस इज द एक्सिस, दिस वाज एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में आपका प्लेन था, हॉरिजॉन्टल में सर आपका मॉलिक्यूल था, ये एक्सिस थी भाई। अब इस एक्सिस का प्लेन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? क्या ये वाला प्लेन मैं अगर ले लूं, यहां पे इधर प्लेन लगा दूं, क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर बनी है? तो पैरेलल है भाई। क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा दोस्तों? क्या प्लेन परपेंडिकुलर बनी है? तो पैरेलल भाई। क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर है? तो पैरेलल भाई। क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल है? क्या ये प्लेन परपेंडिकुलर अगर मैं नीचे ले लूं, प्लेन नीचे ले लिया, तो ये क्या परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल यस, इट इज 90 डिग्री एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या ऊपर वाला प्लेन ले लूं, परपेंडिकुलर होगा? हां बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या बीच में प्लेन ले लूं, परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर है दोस्तों। हेंस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन कौन से होगा? या तो नीचे होगा, या तो सेंटर में होगा, या ऊपर होगा दोस्तों। तीनों में से कोई भी प्लेन लेके आप आंसर निकाल सकते हो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। तो दोस्तों मैंने परपेंडिकुलर प्लेन की कंडीशन मेंटेन करी, तो मैंने नीचे वाला प्लेन ले लिया, और नीचे वाले प्लेन को जब हम यूज करके रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे आएगी? तो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगी, जरा गौर से देखिए। ये था मेरा BF बॉन्ड प्लेन में, ये वेज बॉन्ड है, ये BF का डैश बॉन्ड है, ठीक है। एक्सिस पे लोग 120 का रोटेशन कराया, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा ही सेम सा रहा। अब एक्सिस क्योंकि ऊपर से नीचे थी, तो परपेंडिकुलर प्लेन, तो मैं नीचे ले लूं, क्या सेंटर में यहाँ इस प्लेन के लूं, ले लूं या ऊपर ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने नीचे ले लिया, तो जब नीचे लूंगा तो रिफ्लेक्शन कैसे आती है, तो हमेशा ध्यान रखिए रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्शन लेंगे वो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, प्लेन से जो जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ही रिफ्लेक्शन आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्लेन अगर ऐसा है तो इस प्लेन के अराउंड इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी एज इट इज ऐसी ही आ जाएगी, साफ साफ नजर आ रहा है। प्लेन के अराउंड जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन एज इट इज इसके अपोजिट में ऐसी आ जाएगी। कैसे? अगर कोई सेंट्रल प्लेन में बॉन्ड है, कोई सेंट्रल प्लेन में बॉन्ड है, सेंट्रल प्लेन में कोई बॉन्ड है तो उसकी मिरर इमेज सेंट्रल प्लेन में आएगी। कोई बॉन्ड अगर वेज पे है, जैसे कि रेड बॉन्ड अगर वेज पे है तो उसका नीचे मिरर इमेज रेड वेज पे ही होगा। जो बॉन्ड आपके पास पीछे डैश पे गया हुआ है उसका मिरर इमेज यहाँ पीछे डैश पे ही आ रहा है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, कुछ बच्चे ये रट्टा मार लेते हैं कि वेज का वेज पे, डैश का डैश पे मिरर इमेज, ऐसा रट्टा कतई नहीं मारना है। जो बच्चे ऐसा रट्टा मारेंगे वो मेरे से कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो मैं ऐसा कहूंगा कि भाई यहाँ आपको जब मिरर इमेज निकालनी हो तो इमेजिनेशन का सहायता लीजिए और देखिए कि यहाँ प्लेन होता तो आपका मिरर इमेज कैसे आता दोस्तों। तो यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं, तो आइए मैं समझा रहा हूं, सामने देखिए। तो हमने कहा कि मेरा अगर प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैंने कहा था कि जो प्लेन से जितनी दूरी पे है, अगर प्लेन से बॉन्ड इतनी सेंट्रल दूरी पे है तो इतनी दूरी पे इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। प्लेन से ये फ्लोरीन भी सेंटर में है, सेंटर में कैसे? ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हमें बता रही है कि सेंटर में है, तो जितनी दूरी पे फ्लोरीन है उतनी दूरी पे फ्लोरीन आ जाएगा। सेंटर में है तो सेंटर पे ही आ जाएगा, बी अपॉन सेंटर पे ही बन जाएगा। अगर जो प्लेन से यहाँ पीछे डैश पे गया हुआ है, तो प्लेन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जो डैश वाला बॉन्ड है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड दोस्तों, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड डैश वाले बॉन्ड की जो मिरर इमेज होगी वो नीचे की तरफ डैश ही आएगी। अच्छा, वेज वाले बॉन्ड की जो मिरर इमेज होगी इस प्लेन के अराउंड दोस्तों, उसकी मिरर इमेज नीचे ही आएगी दोस्तों। इस नॉर्मल बॉन्ड की जो मिरर इमेज होगी वो इस प्लेन के अराउंड दोस्तों नीचे ही आएगी। यहाँ पे सेंस प्लेन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन चेक करनी है। पीछे वाले बॉन्ड की पीछे ही आएगी दोस्तों, पीछे वाले बॉन्ड की पीछे ही आएगी, और बाहर वाले बॉन्ड की बाहर ही आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेन हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है, इस पर्टिकुलर प्लेन के अराउंड जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो ऐसी आ जाएगी। और यही कहलाती है कि किसी भी एक प्लेन के अराउंड आपने रिफ्लेक्शन ले लिया और ये प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर था, hence it will be called as perpendicular reflection, it will be called as perpendicular reflection। और अब ये perpendicular reflection जो आई यही हमारी स्ट्रक्चर नंबर 3 बन जाएगी। नाउ अब हमारा रोटेशन भी खत्म हो चुका है, फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन भी खत्म हो चुका है दोस्तों। ये कंप्लीट ऑपरेशन कंडक्ट हो चुका है। दिस इज द रोटेशन, दिस इज परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, hence this is the initial structure। और रोटेशन और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन के बाद आने वाली थर्ड नंबर स्ट्रक्चर ही हमारी फाइनल स्ट्रक्चर होगी। और अब इनिशियल और फाइनल के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सामने देखिए, इनिशियल और फाइनल के बीच में संबंध निकालेंगे। ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल दोस्तों। इनिशियल फाइनल के बीच में संबंध निकालेंगे तो देखो क्या ये दोनों सुपर इंपोजेबल है क्या? करेंगे, देखने में नजर आ रही है भाई। BF3 एक डैश पे एक वेज पे एक नॉर्मल, एक डैश पे एक वेज पे एक नॉर्मल, एज इट इज सुपर इंपोजेबल है। यस सुपर इंपोजेबल है, और सुपर इंपोजेबल है दोस्तों। हम कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का अगर संबंध इनिशियल और फाइनल में आ जाता है तो वहां पे सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है। हेंस यहां पे SN एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, जहां पे n की वैल्यू डिसाइड की जाएगी एंगल ऑफ रोटेशन के द्वारा। एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्योंकि 120 डिग्री है तो n की वैल्यू 3 आएगी। हेंस हम कह देंगे यहां पे S3 एग्जिस्ट कर जाएगा। दिस कंप्लीट ऑपरेशन रिप्रेजेंट S3 ऑपरेशन। ये पूरा ऑपरेशन S3 को रिप्रेजेंट करता है। बाकी क्यों चेक नहीं किया वो थोड़ी देर के बाद समझ जाओगे। अभी के लिए हमने BF3 में S3 चेक किया और यहां पे S3 एग्जिस्ट करते हुए पाया गया। यस BF3 कंटेन S3। कैसे? BF3 में S3 के हमने 120 का रोटेशन कराया, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लिया। यस इनिशियल फाइनल सेम आए तो हम कहेंगे यहां पे S3 एग्जिस्ट करता है। नाउ अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर SN में आपने S1 चेक क्यों नहीं किया, S2 चेक क्यों नहीं किया दोस्तों? आपने यहाँ पे S3 चेक किया, क्यों किया? केवल S4 एंड आगे वाले भी तो होंगे सर, S5 S6 एंड सो ऑन, ऐसे वाले भी तो होंगे दोस्तों। सुनिए, तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि भाई S1 S2 क्यों चेक नहीं किया, तो जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? सामने देखिए प्लीज, गहन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। जब हम S1 की बात करते हैं तो S1 का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन और उसका जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन के, या प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट के ऑपरेशन के। तो यानी कि S1 कुछ और नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही होता है। कैसे होता है जानने के लिए देखिए मेरे आने वाले लेक्चर वहां समझाऊंगा। S2 जो होता है दोस्तों वो कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री ही होता है। S2 देखते दोस्तों जो कहते हैं यहाँ पे वो कुछ और नहीं, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री ही होता है। और BF3 में P और S और C
POS क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए S1 S2 दोबारा चेक नहीं किए जाते। तो क्या दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई क्या दोस्तों BF3 में POS था क्या? हाँ था, तो POS है तो S1 भी है। BF3 में क्या COS था क्या? नहीं था, तो COS नहीं है तो S2 भी नहीं होगा, चाहे जी जान लगा लेना, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जनरली जो तुम यहाँ गलती करते हो ये करते हो कि जब SN चेक करते हो तो रोटेशन तो सही कराते हो, पर जब रिफ्लेक्शन लेते हो तो तुम कह रहे तुम्हारे मन में जो चल रहा होता है उस प्लेन को ले लेते हो। यही बात ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी प्लेन नहीं लेना, केवल परपेंडिकुलर प्लेन से ही रिफ्लेक्शन कराना है। इस बात को कॉपी में हाईलाइट कर लेना, ओनली एंड ओनली परपेंडिकुलर प्लेन से ही रिफ्लेक्शन नोट की जाती है। तब अगर सेम आ जाए तो SN एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो कमाल की बात सुनिए, तो मतलब कि हुआ आज के बाद जब आप SN चेक कर रहे हो मॉलिक्यूल में, तो S1 S2 चेक ही नहीं करने होते, क्योंकि S1 POS होता है, उसको पहले चेक कर चुके हैं, S2 COS होता है, उसको पहले चेक कर चुके होते हैं। हेंस चेक क्या करना है, जनरली केवल दो ही हम चेक करते हैं दोस्तों, या तो S3 चेक करते हैं और या तो फिर हम चेक करते हैं S4। जनरली इन दो को चेक हम अक्सर करते हैं, और इन दोनों में से भी किसको पहले चेक करना है? जैसे BF3 जैसे मॉलिक्यूल को देखें तो अब 120 डिग्री का एंगल नजर आता है बॉन्ड के बीच में, तो इसलिए हमने S3 को चेक कर लिया। S4 को चेक करोगे तो BF3 में S4 मिलता नहीं है। वैसे तो ट्राई करना चाहो तो सेम प्रोसेस से ट्राई कर लेना, आने वाली फाइनल स्ट्रक्चर सेम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो मॉलिक्यूल की शक्ल देख के पता लग जाता है कि भाई 120 डिग्री पे आ जाएगा या 90 डिग्री पे आएगा, तो जिसके चांस ज्यादा लग रहे हो वो वाला रोटेशन करा के तुम देख लेना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसको कराओगे वही आ जाएगा, वहां तो कभी भी हाँ या ना ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब इस केस में यहाँ हम किसको पहले करेंगे किसको बाद में करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसको पहले कर देंगे, जिसका तुम्हें चांस ज्यादा लग रहा है, तुम्हारा जो मन अंदर का अंदरूनी दिल जो तुम्हारा कह रहा है ना, इसके चांस ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे 120 डिग्री का रोटेशन भी है और एन की वैल्यू 3 वाला मैच भी कर रहा है, तो उसको पहले चेक कर लो। मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, हाँ या ना, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। फिर दूसरे नंबर वाला जो है उसको चेक कर लो, मिल भी सकता नहीं मिल सकता, क्या पता दोनों हो, क्या पता दोनों ना हो, क्या पता एक हो एक ना हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, एनी प्रोबेबिलिटी कैन हैपन। इसलिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा अक्सर उसको पहले चेक करते हैं। BF3 में S3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, इसलिए चेक कर लिया। S4 वहां पे चेक करके देखना नहीं मिलेगा, घर पे ट्राई करना। S5 S6 जैसी कहानियां रेयर आपको करनी पड़ेगी, हायर एन वैल्यू वाली। अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल्स में आगे जाके करवाऊंगा, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, उसमें S6 मिलता है, और कुछ एग्जांपल्स और हैं जो आगे जाके करेंगे, नहीं तो तुम्हें जनरली S5 S6 देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जनरली जो तुमसे मोस्ट ऑफ जो तुम्हें चेक करना होता है खुद से वो S3 S4 है। और पेपर की जब बात आएगी तो पेपर में हम कैसे करेंगे सर? पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, इनमें से किस मॉलिक्यूल में S3 एग्जिस्ट करता है। पेपर में वो मेंशन करता है कि किसको चेक करना है, तो लफड़ा ही नहीं है, तुरंत कर दोगे तुम। पेपर में बोलेगा बताओ किसमें S2 है, इनमें से किसमें S2 है। सर आपने तो कहा था S2 चेक नहीं करना। अरे मैंने कहा था कि S2 को S2 के तरीके से मत चेक करो, COS के तरीके से करो, S1 को S1 के तरीके से चेक मत करो, POS के तरीके से करो। तो मतलब तुमसे वो कहेगा अगर लेट्स सपोज कि चारों में से किसमें S2 है, तो भाई तुम भाड़ में गए। S2 का अगर करने लोगे तो एक एक्सिस के लोग 180 डिग्री का रोटेशन करवाओगे, फिर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराओगे, इतना बड़ा काम करने से बढ़िया है S2 COS। तो मॉलिक्यूल में COS चेक करो, COS मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में COS मिल जाएगा उसमें S2 भी होगा, जिस मॉलिक्यूल में COS नहीं मिलेगा वहां पे S2 भी नहीं होगा। तुरंत बता दोगे COS, क्योंकि COS कराना पहचानना आपके लिए आसान है। तो दोनों से भी वो पहचानना COS आपके लिए आसान है, POS पहचानना आपके लिए आसान है। S1 पूछे तो इसमें POS S1 है ना, तो ये यस अगर किसी को पूछे हाँ या ना है तो POS और COS के माध्यम से आंसर दे देंगे। पर जब कैलकुलेट कर रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे केवल डिस्टिंक्ट सिमेट्री एलिमेंट्स को ही काउंट करते हैं। अगर कोई POS तुमने POS में काउंट कर लिया है तो उसको S1 के रूप में दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स के अंदर। अगर कोई COS को तुम एज COS के रूप में काउंट कर चुके हो तो फिर वहां से निकलने वाले S2 को तुम काउंट नहीं करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन बातों का आपको पर विचार करना है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। साइंस इसलिए जनरली क्योंकि फिजियो केमिस्ट्री में तो केवल आपसे इतना ही पूछा जाता है कि S1 है या नहीं है, S2 है या नहीं है, S3 है या नहीं है, S4 है या नहीं है, तो वो आपको जब मेंशन करेगा खुद से फिर तो लफड़ा होता कि नहीं है। आज तक के इतिहास में ऐसे ही क्वेश्चन आए, आगे भी ऐसे ही आएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नेट गेट के बच्चे जो है वो ग्रुप थ्योरी में वो क्वेश्चन वहां पे टोटल सिमेट्री एलिमेंट के रूप में भी आ सकते हैं, तो उसकी बातें वहां पे भी करेंगे जब हम आगे ग्रुप थ्योरी में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ना, इतना हमें समझ में आया। अब तुम यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे? S1 आज के बाद POS होता है, POS होगा तो S1 भी होगा, S2 आज के बाद COS होता है, COS होगा तो S2 भी होगा, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जनरली हम जो चेक करेंगे S3 S4 चेक करेंगे, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में ये POS COS तो पहले चेक कर चुके हो तो इनको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। हम आज के बाद S3 S4 चेक करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल में तुम्हें करवाऊंगा इनको चेक करने की जरूरत हमें बहुत रेयर पड़ेगी, जहां पड़ेगी वहां कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द SN फैमिली। यानी ये तो और भी आसान है। CN में तो C1 को छोड़ के C2 से लेकर एटलीस्ट C3 C4 तीन चेक किए थे, C5 C6 थोड़े कम चेक किए थे, यहां तो केवल दो ही चेक करने S3 S4। ये दोनों तो POS COS के माध्यम में ऑलरेडी स्टार्टिंग में SN से पहले कर लेंगे, क्योंकि जब जब सिमेट्री एलिमेंट निकालते हैं पहले एक्सिस सिमेट्री चेक करते हैं, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, फिर सिमेट्री चेक करते हैं, देन हम अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री चेक करते हैं। तो तब तक तुम ये कर चुके हो, तुम्हें पता लग ही चुका होगा। इसलिए हम दोस्तों अब क्योंकि POS COS के रूप में अगर इन सिमेट्री एलिमेंट को काउंट कर दिया जाएगा तो इनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। इस बात को समझने के लिए कि दोबारा काउंट नहीं करेंगे, सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप ये सब। ये ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ कुछ नाम मेरे सामने से, एक नाम ऋषभ, तो ऋषभ उसका हमारे टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऋषभ उसका स्कूल का या कॉलेज का नाम है या उसका डॉक्यूमेंटेड नेम है। अब ऋषभ का एक और नाम होगा जो उसके घर वालों ने से बचपन में दिया होगा, जिसमें उसे प्यार से पुकारते होंगे। जैसे ऋषभ को घर में प्यार से क्या पता ऋषु पुकारते हो, क्या पता ऋषि पुकारते हो, क्या पता मोनो सोनो कुछ भी पुकारते हो, पप्पू चप्पू कुछ भी हो सकता है ना, वट कैन बी द नेम। बचपन में कुछ भी दे सकते हैं, चलिए सोना जो भी कुछ भी। फिर ऋषभ का एक नेम उसके दोस्तों ने रखा होगा, दोस्तों द्वारा रखा गया जो नाम होता है अक्सर खतरनाक होता है, वो नाम अक्सर पब्लिक में बोल भी नहीं सकते, है ना। ऋषभ के पक्का भी कोई नाम होगा, ऋषभ तेरे दोस्तों ने तेरे नाम पक्का रखा हुआ, तुझे एक नाम कोड वर्ड दे रखा हुआ। अब आजकल के जनरेशन में थोड़ा सा नाम देने का तरीका, अगर अच्छे दोस्त है तो आजकल थोड़ा साइंटिस्ट वाला नाम दे देते हैं, न्यूटन आइंस्टीन, ये ऐसे ऐसे करके। और एक ऋषभ का नाम उसकी गर्लफ्रेंड भी रखा होगा, बाबू सोना मोना, है ना। तो ऋषभ एक है, नाम अलग अलग है, कैसे ऑपरेशन एक है, नाम अलग अलग है। तो अगर ऋषभ एक है, उसके दोस्त ने उसका नाम अलग रखा है, घर वालों ने अलग रखा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके घर में जो नाम है उसको एक काउंट कर लोगे, ऋषभ जो खुद का नाम है उसको दो काउंट कर लोगे, और फिर उसके दोस्तों नाम है तीन काउंट कर लोगे, उसकी गर्लफ्रेंड जो रखा है चार काउंट कर लोगे, तो कह दोगे ओवरऑल चार ऋषभ है। अरे चार नहीं, वो एक ही है। दैट्स ऑल। मतलब यही सारी कहानी है। बिल्कुल मिला के ये नाम अलग अलग है, इनका काम सेम है ना, नाम अलग अलग है, काम सेम है। इसलिए जब काउंट करेंगे नंबरिंग में तो इनको दो बार काउंट नहीं करेंगे। और हाँ, जब ये पूछना होगा
कि S1 है या नहीं है, तो POS होगा तो बता देगा हाँ S1 है, COS होगा तो बता देगा हाँ S2 है ना? तो जैसे कि ऋषभ के बारे में घर का नाम से बोला कि मेरा घर का नाम सोनू है, देखिए मेरा गैस बिल्कुल सही निकला, यही कॉमन नेम है यार। तो कोई तुमसे घर में कोई आके पूछे, कोई दरवाजे पे नॉक करके पूछे क्या ऋषभ है क्या घर में, तो बोलेगा हाँ है। नॉक करके दोबारा पूछे क्या सोनू है घर में, हाँ है, बिल्कुल घर का नाम सोनू है। तो वही है तो एक इंसान ही ना। तो हाँ या ना जब पूछा जाता है तो फिर वो ऋषभ के रूप में पूछे, सोनू के रूप में पूछे, तो दोनों ही है भाई। पर जब काउंटिंग की जाएगी तो दोनों कॉमन है, वो एक ही काउंट होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जब काउंटिंग करेंगे तो इन दोनों में से या इनमें से कोई एक ही, या तो पीओ सीओ के रूप में तुम काउंट कर चुके हो तो S1 S2 के रूप में काउंट दोबारा नहीं होगा। और हाँ या ना में जब जवाब देना होगा, S1 है या नहीं है, हाँ पीओ होगा तो S1 होगा, S2 है या नहीं है, सीओ होगा तो S2 भी होगा। अगर पूछे कि पीओ है क्या, तो उसके लिए तो पीओ निकालना ऑलरेडी जानते हो, अभी सिखाया मैंने। सीओ है या नहीं, वो भी निकालना जानते हो, मैंने भी सिखाया। दैट्स ऑल द स्टोरी। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। मल्टीपल एग्जांपल जब आप आगे करोगे मेरे साथ और क्लियरिटी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा अल्टरनेटिव एक्सेस मेथड की कहानी भी खत्म हो गई है। तो हमने BF3 के अंदर सभी निकाल लिए। अब नहीं आइए, अब BF3 में जब सब निकाल चुके हैं तो मैं BF3 मॉलिक्यूल में सारे सिमेट्री एलिमेंट्स बता देता हूं। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हमने कहा हमारे पास 3 C2 लाई करते हैं और 1 C3 लाई करता है। ये सिमेट्री एलिमेंट्स मैं बता रहा हूं, ऑपरेशन नहीं बता रहा हूं। देयर आर सिमेट्री एलिमेंट्स, दीस आर सिमेट्री एलिमेंट्स। सेकंड हमारे पास दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चार चार POS निकलने को मिले। प्लेन ऑफ सिमेट्री का फर्दर भी क्लासिफिकेशन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा बोला जाता है। फर्दर इनके क्लासिफिकेशन होता है सिग्मा बी, सिग्मा डी, सिग्मा एच। उन क्लासिफिकेशन में अभी हमें नहीं जाना है। वो क्लासिफिकेशन ग्रुप थ्योरी का हिस्सा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में चाहे सिग्मा बी हो, चाहे सिग्मा डी हो, चाहे सिग्मा एच हो, आपको उसे POS ही पुकारना है। अभी के लिए आपके लिए POS ही है। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं करना होता। वो डेडिकेट के बच्चे ग्रुप थ्योरी में सीखते हैं, वो वहां के क्वेश्चन होते हैं। या स्टीरियोकेमिस्ट्री में केवल एक नाम बोला जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी सब बाहर में गया। चार चार होते हैं भाई साहब, 3 तो BF बोर्ड के लोग, एक पूरे मॉलिक्यूलर प्लेन से। थर्ड हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं। तो किसी मॉलिक्यूल का सेंटर एक ही होता है, या तो वो होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी क्या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी। दोस्तों या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी। BF3 में नहीं होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर हम कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री। दोस्तों तो यहां पे जब चेक किया तो कुल मिला के हमें एक ही S3 देखने को मिला। और पांचवां सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो दहेज में आता है भाई साहब, ये तो होगा ही होगा। आई एम अगेंस्ट द दहेज, फिर भी मैं कह रहा हूं तो आता है क्या अरे होगा इसका क्या है। तो दोस्तों ये तो है ही है। तो कुल मिला के ओवरऑल सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आता है आपका वो इन चार से आता है। और इन चार में से कोई भी पूछ लेता है कि इनमें से किन किन में C2 है, C3 है, स्पेसिफिकली पूछना ना, तुम आसानी से बता सकते हो। आई होप BF3 का पूरा मॉलिक्यूल आपने सीख लिया है। BF3 का पूरा मॉलिक्यूल आपने कर लिया। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको BF3 की सारी बातें समझ में आ गई। जल्दी से बता दो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। ये सर BF3 का मॉलिक्यूलर प्लेन फिर से समझा दीजिए। अभी समझा रहा हूं शिप्रा जी, शिवराम दास जी, अभी समझा रहा हूं। So S1 as well as S3%, सुदीप करण जी। अगेन स्पेसिफिकली S1 पूछे, यस। S1 S3 पूछे, यस। पर जब काउंटिंग करेंगे तो अगर क्योंकि POS में 4 POS में काउंट कर चुके हो तो वो 4 POS को S1 के रूप में दोबारा काउंट नहीं करेंगे। यही बात मैंने अभी एग्जांपल देके समझाई थी। वो लोग आई होप समझ लेंगे। तो क्योंकि हम SN रिप्रेजेंट करने से पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन कर देते हैं, इसीलिए POS S1 ही होता है। ये मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है। सुदीप, तेरा नाम सुदीप है और तेरा नाम घर का नाम कुछ और भी होगा, ये तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, है ना। पर सुदीप या कि तुझे पकारूं या किसी और नाम से तुझे पकारूं, आदमी तो तू एक ही है। दैट इज समथिंग। जब ये पूछे कि तेरा नाम सुदीप है, तो यस है। मैं तुझसे पूछूं कि तेरा नाम मान लीजिए मोनू है, तेरा नाम मान लीजिए तेरा मोनू, मैं तुझसे पूछूं मोनू है, तो कहेगा हां है, मोनू है तेरा नाम। और मैं पूछूंगा कितने कितने आदमी है, तो कहोगे सुदीप और मोनू तो एक ही है, तो एक ही है। तो दो बार काउंट करेंगे, ठीक है। यू विल नॉट काउंट वन थिंग एट टू टाइम, ओके। काउंटिंग वाला फर्क तुम्हारा आता नहीं। और एक और बात बता दो दोस्तों, जो तुम नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज सोचते रहते हो, एग्जामिनर कभी भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं देते। वो तुम्हारी सोच है, एग्जामिनर की सोच नहीं है। एग्जामिनर को पता है कि कहां पे क्या कंफ्यूजन होती है। एग्जामिनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है। उन्हें पता है कि तुम जैम नेट गेट तक के बच्चे स्टीरियो केमिस्ट्री में कहां तक पढ़ते हो, तुम्हें उससे ज्यादा ही पढ़ाया गया। फिर भी हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बनाने वाला IIT या किसी भी सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटी का कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर होगा, उसको बहुत अच्छे से पता होगा क्या सही है और क्या गलत है। तो वो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले तो ट्रेंड था, आजकल ट्रेंड आ गया जिसमें हम पेपर होने के बाद वो जब रिस्पॉन्स शीट निकालते हैं वहां पे चैलेंज करने का क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो डेफिनेटली हम जैसे लोगों के पास रेफरेंस होता है, हम तुरंत में पढ़ा देते हैं और तुम तुरंत चिपका देते हो, आंसर को चेंज होना पड़ता है।
इसलिए कोई भी प्रोफेसर नहीं चाहता कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन जाए जिसके आपके बाद में आंसर चेंज करना पड़ जाए। बी अवेयर, और अगर आ जाएगा तो तुम खुले-खुले ऐश करो, चिल करो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है हम लोग तो है ही। अगर आएगा भाई दोस्तों, हमारे पास इसका भी रेफरेंस है, इसका भी रेफरेंस है, लो चिपका दो, ये वाला आया तो इसका चिपका दो, ये वाला आया तो इसका चिपका दो, खत्म कहानी। रेफरेंस चिपकाओगे, रेफरेंस को नहीं मानना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। सो डोंट थिंक, द कंक्लूजन इज डोंट थिंक दोस प्रोबेबिलिटीज डोंट व्हिच डोंट एक्जिस्ट। जिन प्रोबेबिलिटीज का एक्जिस्ट करने का मतलब है ही नहीं, उनको आप मन में कभी नहीं सोचिए। आप एक वाइज एस्पिरेंट से तो उस बारे में सोचिए जो जेन्युइन क्वेश्चंस है, उन बारे में मत सोचिए जो क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्टरी या आपस में क्लैश। उनका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे मन की धारणा है और वो एग्जामिनर की धारणा नहीं है। So you can ask, if question comes, how many essay? So two CEOs, दो CEOs होते हैं, मेरी बात तो एक ही CEOs होती है तो नहीं होती। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि if question comes, how many essay? तो जनरली S1 और S2 को P और CEOs के रूप में बुशरा काउंट कर लेते हैं, इसलिए जब नंबर काउंट कर रहे होंगे तो हम S1 S2 के रूप में काउंट नहीं करेंगे। और बुशरा, मैंने अभी भी कहा कि वो एग्जामिनर वहां पे जो बैठा जो क्वेश्चन देगा उसका नाम बुशरा अंसारी नहीं है, उसका नाम या वो IIT का पास आउट या IIT का एक प्रोफेसर होगा, और वो उन क्वेश्चन को नहीं देगा जो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। मैंने फिर से आपको कहा बुशरा, पता नहीं आप सब कब दुनिया में नेगेटिव सोचना बंद करोगे। सर पीओएस में जैसे वर्टिकली कट किया है वैसे हॉरिजॉन्टली सेम मार किया। हॉरिजॉन्टली कैसे? हॉरिजॉन्टली तो मॉलिक्यूल प्लेन बन जाएगा ना यार। हॉरिजॉन्टली कैसे कर देगी? हम बीच में से काटेंगे तो ऊपर एक डंडा है और नीचे तो एक वी है, तो वी का ऊपर भी वी बनना चाहिए, डंडे का नीचे भी नीचे डंडा होना चाहिए, जो कि नहीं है। वी आर नॉट टू स्टडी सिग्मा वर्टिकल। अभी मैंने सुदीप हिंदी भाषा में ये बोला, सिग्मा भी सिग्मा डी ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं, वो ग्रुप 3 का पार्ट होता है, वो नेट के बच्चे जब ग्रुप 3 पढ़ेंगे। अरे जो मैं नहीं कराऊं वो नहीं पढ़ना, सीधी बात है। जो मैं कराऊं बोर्ड पे वो पढ़ना है, ठीक है, खत्म कहानी। मुझे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या जब आता है क्या नहीं आता, क्या नेट में आता है क्या नहीं आता, ठीक है। यू जस्ट फॉलो द लेक्चर व्हाट आई एम टेकिंग, यू जस्ट फॉलो द, यू जस्ट मेक्स द नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस सिंपल बात है। क्या है फालतू? ओके, तुम्हारा फालतू डिस्कशन चालू, कितना टाइम बर्बाद कर रहा हूं तुमसे। चलिए प्लीज, तो जिन जिन बच्चों को कुछ-कुछ एक-एक दो-दो प्रॉब्लम और आ रही है इमेजिनेशन में, तो ये उसी इमेजिनेशन का अब मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाता हूं दोस्तों। चलिए, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे हैं। लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी इमेजिनेशन जो मैंने तुम्हें करवाई है वो तुम उसको बिल्कुल सटीकली समझ गए होंगे, पर तुम में से कुछ बच्चे फिर भी ऐसे हैं जिनको इमेजिनेशन करने में दिक्कतें आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आइए, तभी तो मैं हूं भाई, तुम्हें टेंशन लेनी। ऐसे बच्चों के लिए एक और रास्ता मेरे पास है, और वो रास्ता तुम सबको फॉलो करना है, चाहे तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी हो या नहीं हो। प्लीज डू नॉट कमेंट, या मोस्ट ऑफ के बच्चे कमेंट अननेसेसरी। अब हमारा बाकी का एक तरीका बताता हूं, उसको देखिए, फॉलो करिए। नाउ, तो इमेजिनेशन जो मैंने करवाई अच्छी है, अगर समझ में बहुत बड़ी बात है, और आ गई होगी। जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आइए, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप बता रहा हूं जो आपको फॉलो करना है। प्लीज सामने देखिए कि भाई आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके एक वेबसाइट आपको सर्च करनी है, symmetry@otrvn। ये कीवर्ड आपको टाइप करना है। क्या कीवर्ड टाइप करना है? SYMMETRY@otrvein। जैसे ये कीवर्ड टाइप करोगे दोस्तों, पहला ही लिंक निकल के आएगा, symmetry@otrvn, symmetry resources at otrvn university। otrvn यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है दोस्तों, जहां पे स्पेसिफिकली इमेजिनेशन की इन चीजों को कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर के रूप में कह लो, एक वेबसाइट पे दिया गया है, जहां इन मॉलिक्यूल की 3D इमेजिनेशन को आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के बारे में मैं अक्सर IIT दिल्ली में जाके पता लगा था। अब ये वेबसाइट में तुम्हें आज ही बता रहा हूं, आज ही सिखा रहा हूं, और इस वेबसाइट को यूज करना सीख जाओ, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा और इंक्रीज हो जाएगी। सामने देखिए, तो इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है। अब आगे जरा सामने देखिए, चल जा भाई। क्लिक करके वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट होगी। इसको कैसे यूज करना है दोस्तों, अभी जो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझते रहिए। तो यहाँ पे जब इस वेबसाइट को देखोगे, यहाँ एक होम लिखा है, ऊपर देखो होम का यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा है, उसके बगल में ड्रॉप डाउन बटन है। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना, 4-5 ऑप्शन खुलेंगे, इसमें से एक थर्ड ऑप्शन है गैलरी ऑप्शन। इस गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, 3 हिस्से बन जाएंगे इस ओवरऑल वेबसाइट के, एक लेफ्ट हिस्सा, एक सेंट्रल हिस्सा और एक राइट हिस्सा। ठीक है, लेफ्ट हिस्से को अगर आप कोर्स देखो तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कीवर्ड्स, पॉइंट ग्रुप लिखा हुआ है, और इसके बगल में ऊपर लिखा शॉर्ट मॉलिक्यूल बाय पॉइंट ग्रुप है। यहाँ पे बगल में ड्रॉप डाउन बटन है, तो इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और मॉलिक्यूल को एक अल्फाबेटिकल पैटर्न में शॉर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि तुम अमेज़न पे चीजें खरीदते हो, फिल्टर लगाते हो, यहाँ फिल्टर लगा देंगे, शॉर्ट मॉलिक्यूल बाय अल्फाबेटिकल, यहाँ पे ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अल्फाबेटिकल ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपके सारे मॉलिक्यूल जितने भी इस सिस्टम में अवेलेबल है वो सब रीअरेंज हो जाएंगे, अल्फाबेटिकली आ जाएंगे। ऊपर कुछ मॉलिक्यूल के नाम है और नीचे ए से लेकर बी से लेकर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंस अभी जो मॉलिक्यूल कर रहे हैं उसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 का अगर नाम आप लिखो तो क्या लिखोगे, इट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो BF3 वैसे ढूंढोगे तो मॉलिक्यूल के नाम से नहीं मिलेगा, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के नाम से मिलेगा। सो बी पे आ गए, बी से ओ पे जाएंगे, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये लिखा हमें, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड पे इस पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा BF3 मॉलिक्यूल इन कलर्ड फॉर्म। यहाँ पे कलर्ड फॉर्म के रूप में सेंटर में उस मॉलिक्यूल का चित्र या उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ थोड़ा सा हम गेम खेलेंगे। तो अब ये जो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर आया है, पहले तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा मोटा बड़ा जो करना कर लेना, जूम आउट जूम इन जो तुम्हें करना है वो आराम से हो जाएगा। फिर इस मॉलिक्यूल का और 3D अच्छा विजुअलाइजेशन करने के लिए इस मॉलिक्यूल की मुंडी को पकड़ना और घुमा देना। ओह माय गॉड, जिस डायरेक्शन में घुमाओगे उधर ये घूमता रहेगा। घुमाइए इसको, अलग अलग एंगल से देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था, इमेजिनेशन देखने के लिए अलग अलग एंगल से विजुअलाइज करना जरूरी है। तो एक ही मॉलिक्यूल है और किसी भी एंगल में वो ऐसा भी तुम्हें बना के दे सकता है पेपर में, ऐसा भी बना के दे सकता है पेपर में, ऐसा भी बना के दे सकता है पेपर में, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी, कोई भी। सो ये क्योंकि एक तो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसकी इमेजिनेशन और आसान है। इस मॉलिक्यूल को ऐसा पूरा घुमाइए फिराइए इसकी मुंडी पकड़ के, और जब तुम थक जाओ तो तुम ऐसा खेल खेल के थक जाओ, फिर बेचारे को ऐसी जगह पे अरेंज करिए जहां से आपको सारे तो एटम नजर आ रहे हो, सारे बॉन्ड नजर आ रहे हो,
इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस एम मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। कर दिया भाई, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है। नाउ कम बैक टू द राइट। क्या तुम लोग भाई? हाँ, चल गया, ऑल गुड। चलिए दोस्तों, चलिए तो मैं जहां मैंने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हें इसकी मुंडी घुमा रहा था तभी तब से ये नेटवर्क गायब था ना। सबके पास नेट चल रहा है? कमेंट करके बताओ भाई बस बच्चे। नाउ वर्किंग गुड। ओके, अब सबका सही चल रहा है? जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओह देयर देयर वाज अ स्मॉल नेटवर्क इशू। हो जाता है कभी-कभी, दिल्ली में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। जो बच्चे दिल्ली के हैं मुझे देख रहे होंगे लाइव, वो समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। दिल्ली में कभी ना किसी बेमौसम भी आंधी तूफान आ जाता है, दुनिया भर के पेड़ गिर जाते हैं। तो इस जब भी ध्यान रखो भाई, आंधी तूफान आए तो आजकल जो ये चल रही है आंधी तूफान की बातें, वो मतलब आंधी तूफान जब भी आता है तो बहुत आजकल डेंजरस है, हाई स्पीड विंड्स है। तो ऐसे में आप अपने घर में ही रहे, किसी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के अंदर रहे, किसी छप्पर के अंदर ना रहे वरना छप्पर उड़ जाएगा। किसी रोड पे ना रुके क्योंकि रोड पे कुछ उड़ के आ सकता है, और जल्दी से सिक्योर जगह पे जाए। चलिए प्लीज ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो दोस्तों, मैं वापस चलता हूँ कहानी पे, कहां थे वापस आता हूँ। सो मैंने कहा था कि हम कह रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो गए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वहां से बोरोन ट्राइफ्लोराइड सेलेक्ट करना। बोरोन ट्राइफ्लोराइड कुछ ऐसा आ जाएगा, इसकी मुंडी को हमारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्लो वर्जन में इसको विजुअलाइज करके देखना कि कैसा नजर आता है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन में दिखाओगे तो इस टाइम पे जो चारों इसके एटम और बॉन्ड है वो इस वर्टिकल प्लेन ऑफ बॉन्ड में है। इसको आप ऐसे वर्टिकल प्लेन में दिखा सकते हो सामने की तरफ। अब सामने की तरफ अगर आप दिखाओगे तो ये सामने की तरफ बिल्कुल सामने वाले प्लेन में है, ठीक है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाओगे दोस्तों तो इस टाइम पे ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे शेप है। नाउ फिर हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल को ऐसे तरीके से अरेंज करना है जहां से सारे बॉन्ड नजर आए, सारे एटम नजर आए। तो ये है वो सिचुएशन जहां से सारे हमें एटम नजर आ रहे हैं, सारे हमें बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। नाउ अब इसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ गौर करेंगे। ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल C2 C3 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस राइट हैंड साइड में दोस्तों सारे सिमेट्री एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं BF3 के लिए। साथ में सारे सिमेट्री ऑपरेशंस भी दे रखे हैं। याद करें मैंने कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री में केवल सिमेट्री एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं, सिमेट्री ऑपरेशन नहीं पढ़ने। सिमेट्री ऑपरेशंस नेट गेट के बच्चे मेरे साथ ग्रुप थ्योरी के टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी ऑपरेशंस की संख्या पे ध्यान नहीं देना है। ऑपरेशन का केवल नाम पता होना चाहिए, रोटेशन, रिफ्लेक्शन टाइप से कितने रोटेशन है कितने रिफ्लेक्शन है इन सब में हम नहीं जाएंगे अभी के लिए। हम केवल सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे। प्लीज जरा समझिए कि कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट्स ना करें। सो ये है आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स एज वेल एज सिमेट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स देखे हुए हैं वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की शुरुआत करेंगे। एक्सिस सिमेट्री में C2 एक्सिस सिमेट्री, C2 एक्सिस सिमेट्री के बाद यहाँ पे बगल में 3 लिखा हुआ है, तो 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अगर कहोगे कितने कहां है दोस्तों, तो हम इसको ड्रॉप डाउन बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो C2 एक ये रही, उसके आगे प्ले बटन, एक एरो बटन और एक चेक बॉक्स। C2 प्ले बटन एरो बटन चेक बॉक्स, तीसरा C2 प्ले बटन एरो बटन चेक बॉक्स। दोस्तों इनके मीनिंग आपको समझाने वाला हूं मैं। तो कुल मिला के 3 C2 3 चेक बॉक्स है, मतलब 3 अलग-अलग C2 यहां पे या 3 C2 हमारे पास यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब ये C2 कैसे दिखती है, इसके अराउंड, इस C2 के अराउंड ऑपरेशन कराने से, रोटेशन कराने से 180 डिग्री कैसे मॉलिक्यूल सेम आ जाएगा, दोनों ही बातें हम समझेंगे यहां से। देखिए C2 ये रही, पहले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये C2 आपके सामने आ गई। मॉलिक्यूल छोटा कर देता हूं, दिस इज अ C2, ऊपर नीचे BF बॉन्ड से C2 पास हुई, ठीक है। नाउ इस C2 के आगे यहां पे प्ले बटन है, जैसे YouTube का बटन होता है, इस प्ले बटन पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे यहां पे मैजिक होगा और यहां पे तुम्हें उस C2 के अराउंड, C2 में n की वैल्यू 2 180 का रोटेशन होगा, यानी उस एक्सिस के अराउंड अगर C2 है तो 180 डिग्री का रोटेशन होने के बाद मॉलिक्यूल दोबारा सेम कैसे बन जाएगा, ये फिनोमेनन यहां नजर आएगा। देखिए कोर्स से प्ले बटन दोबारा दबाया और देखो जब प्ले बटन दबाया तो इस बॉन्ड में कोई हलचल नहीं हुई क्योंकि इसी बॉन्ड के अराउंड, इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा। बाकी दोनों बॉन्ड आपस में रोटेट होकर इंटरचेंज हो गए। दोबारा से देखिए रोटेट हुए और इंटरचेंज हुए। स्लो मोशन में देख रहा तो इसकी मुंडी पकड़िए, गिरा नीचे, जैसे YouTube के नीचे वो होता है ना आगे नीचे करने का। स्लो मोशन देखिए, स्लो मोशन में देखिए आराम से रोटेट हो रहा है। स्लो मोशन देखिए, देखिए कैसे इसके पीछे जा रहा है और ये आगे आ रहा है, ठीक है। पीछे वाला और पीछे गया और पीछे गया, सामने वाला आ गया फ्रंट में। पीछे वाला रोटेट होकर राइट में आ गया और सामने वाला रोटेट होकर यहाँ लेफ्ट में आ गया। इस तरीके से ये रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा और एक दूसरे में समझ जाएगा। इस एंगल से अगर समझ नहीं आ रहा, इसकी मुंडी पकड़ो, घुमा दो, इस एंगल से चेक कर लो, लो लो, दोबारा चेक करो, ये रहा वो रोटेशन। इस एंगल से चेक कर लो दोस्तों, ये रहा वो रोटेशन, ठीक है। इस एंगल से चेक कर लो, इस एंगल से चेक कर लो, तो ये रहा वो रोटेशन। इस एंगल से चेक करो दोस्तों, ये रहा वो रोटेशन। ऐसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक BF बॉन्ड के लोग एक ही C2 होगा। अब उस C2 को कुछ बच्चे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इमेजिन कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे इमेजिन कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। किसी भी अलग-अलग इमेजिनेशन से तुम कर रहे हो, इसका
मतलब ये नहीं है कि अलग अलग C2 होंगे, वो C2 एक ही है, तुम्हारा इमेजिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, पर है ये एक BF के अराउंड एक C2, वो एक BF के अराउंड एक C2 हमने काउंट कर ली, तो हमने एक BF के अराउंड एक C2 काउंट कर ली। आइए अब इसको छोड़ते हैं, अनक्लिक करते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं, तो दूसरे BF के अराउंड एक दूसरी C2 है, प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके अलोंग पास रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे। दोबारा देखिए आपस में पलटी मार गए। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे वाले BF बोर्ड के लोग एक्सेस निकालेंगे, जिसके अलोंग एक्सेस पास है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे, ये मार के बाकी दोनों आपस में पलटी, कहानी खत्म। 3 C2 की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। चेक बॉक्स पे अनक्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन दोबारा से कर देंगे, अनक्लिक हो गया, यहाँ पे 3 C2 खत्म। अब आते हैं C2 के बाद C3 की कहानी पे, और अगर आप इस वर्टिकल स्ट्रक्चर में C3 दिखाओगे, तो C3 दिखाने के लिए दोस्तों पहले बात देखिए, C3 के बगल में 2 लिखा है, तो आपने तो एक C3 करवाया, आपने तो एक C3 करवाया, 2 कैसे हो गया यहाँ पे दोस्तों? मैं इस ड्रॉप डाउन को जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे नजर आएगा C3 और C3 -1 लिखा हुआ है। तो ये C3 है नॉर्मल वाला, यही हमारे काम का है। C3 जो -1 है दोस्तों, ये इसका दूसरा सिमेट्री एलिमेंट का ऑपरेशन है, और मैंने कहा था सिमेट्री ऑपरेशन हमें नहीं करने हैं अभी, केवल सिमेट्री एलिमेंट करने हैं, या फिर और आसान तरीका समझाने का, देखिए C2 के नीचे तो तीनों C2 के आगे चेक बॉक्स बने हुए थे। अब तुम समझदार इंसान हो, यहाँ इस C3 के आगे दोनों के आगे चेक बॉक्स नहीं है, केवल एक ही चेक बॉक्स है, केवल एक ही चेक बॉक्स, मतलब सिमेट्री एलिमेंट केवल एक है और उसके ऑपरेशन एक से अधिक है। तो ये C3 और C3 -1 क्या है? -1 वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्या मायने हैं, क्या है वो चीजें, वो हमारे यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री में का पॉइंट ऑफ में काम या स्टीरियो केमिस्ट्री के रूप में काम के नहीं है, पर जब ग्रुप थ्री पढ़ेंगे वहां काम के, तो उसको वहां देखेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। कुल मिलाकर C3 के आगे चेक बॉक्स एक ही है, तो C3 एक ही है, दो चीज क्या है, तो उसके ऑपरेशंस होते हैं, बस इतना सा है। तुम्हें इसमें जाना नहीं है, ऑपरेशन की बातें करनी है, तुम तो C3 का फिनोमिनन समझो कि कैसे हो रहा है। तो हमारे पास एक चेक बॉक्स है, उसी पे क्लिक कर दिया। नाउ अब ये क्योंकि C3 है, और C3 अगर इस वर्टिकल शेप में दिखाओगे, तो मैंने कहा था कि आमने सामने से परपेंडिकुलर C3 पास होगी, तो वो यहाँ दिखते हुए थोड़ा सा अच्छी लगेगी नहीं। इसको अच्छा दिखने के लिए दोस्तों मैंने कहा था डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, इसमें मॉलिक्यूल को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले आएंगे। अब ये मॉलिक्यूल मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। एक नॉर्मल बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है, और ये पीछे वाला डैश बॉन्ड है, और अब इसके परपेंडिकुलर जो C3 है वो बहुत अच्छी लग रही है, दिख भी अच्छी रही है। और अब जब हम ऑपरेशन कराएंगे C3 के आगे पहले वाला प्ले बटन दबाना, ये माइनस वाला हमारे किसी काम का नहीं है, इस प्ले बटन को दबाएंगे तो C3 के अराउंड 120 डिग्री पे रोटेट करने पर कैसे ये मॉलिक्यूल दोबारा से सेम आ जाएगा, आपको नजर आएगा। दोबारा प्ले बटन दबाइए, पीछे वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, और ये बॉन्ड एक दूसरे में समा गए हैं, और इनिशियल स्ट्रक्चर रोटेशन के बाद की स्ट्रक्चर सेम आ गई है, रोटेशन कराने के बाद यही स्ट्रक्चर दोबारा से आ गई है, हेंस यहाँ पे C3 एडजस्ट करेगा इस तरीके से। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सर रोटेट कर दो, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, सर ऐसा करो ना सर, परपेंडिकुलर निकाल दो, रोटेट कर दो। अरे वो दोनों इमेजिनेशन सेम ही है, वो C3 सेम ही है, तुम दो अलग अलग तरीके से इमेजिन कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती मैं क्या कर सकता हूं उसमें? सर ये नहीं कि इधर से करेंगे यार, अरे मॉलिक्यूल तो सेम है भाई, वो C3 के पास करने का तरीका भी सेम है, बोरॉन से ही पास हो रहा है, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर है, फिर तुम उस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर बोरॉन से पास होने वाले C3 को ऐसे विजुलाइज करो, या बोरॉन से बाहर निकलने वाला मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर C3 को ऐसे विजुलाइज करो। थिंग्स आर सेम, ठीक है? तो हमारे पास एक C3 हो गया, C3 की कहानी खत्म होगी। आइए अब हम POS की कहानी करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड से अगर आप देखें हमारे सामने सिग्मा H और सिग्मा V है। कुछ देखो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा H लिखा है, एक सिग्मा V लिखा है। सिग्मा H जनरल रिप्रेजेंटेटिव, H जो होता है हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, V जो होता है वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है। ये V और H किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे जानने के लिए ग्रुप थ्योरी नेट गेट के बच्चे मिलेंगे, वहां उन्हीं को करना है, इसके अलावा किसी को नहीं करना है। तुमको स्टूडेंट्स वाला हमें क्या करना है, तुम्हारे लिए ये सिग्मा H भी POS है, तुम्हारे लिए सिग्मा V भी POS है, तुम्हें तो सिग्मा को POS ही बोलना है। अब तुम कहोगे इन सिग्मा V को अलग क्यों लिखा गया, इसको अलग क्यों लिखा गया दोस्तों? दोस्तों अभी समझा देता हूं, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। तो सिग्मा V के सामने 3 लिखा, यानी कि 3 POS ये रहे, और एक ये रहा 4 POS, कुल मिला के तो पहले 3 POS देख लेते हैं। तो 3 POS को देखेंगे दोस्तों, 3 सिग्मा V के सामने 3 चेक बॉक्स बने। आइए एक एक करके चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं। सामने देखिए पहला चेक बॉक्स जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कोर्स देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं और मॉलिक्यूल को पहले नॉर्मल सिचुएशन में ले जाता हूं, जैसे तुमने मैंने करवाई थी। ये रही, तो हमने कहा था एक BF बॉन्ड के अलोंग एक POS निकलेगा। तो देखिए ये रहा आपका पहला प्लेन, सेंटर से पास हो रहा है, इस BF के बॉन्ड के अलोंग पास हो रहा है, जिसके अराउंड ऊपर वाले हेमिस्फीयर का लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर की मिरर इमेज देगा, बोरॉन का लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर की मिरर इमेज देगा। बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। तभी मैं कह रहा था कि जो प्लेन जिस एटम के अलोंग पास हो जाए उन एटम को भूल जाया करो, इन फ्लोरीन और बोरॉन को भूल जाओ, बाकी दोनों मिरर इमेज देंगे। कैसे देंगे? ये रहा, प्ले बटन पे क्लिक करिए दोस्तों, जैसे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे ये दोनों इस परपेंडिकुलर इस पर्टिकुलर प्लेन के अराउंड एक दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज दे देंगे। देखिए गौर से रिफ्लेक्शन हो गया, इस एंगल से ज्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा। मॉलिक्यूल को अपनी मर्जी से कैसे निकाल लीजिए, मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दिया, ऐसा दिखा दिया, एक बॉन्ड पीछे और दो सामने वेज की तरफ बाहर आए हुए हैं। अब जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो अब तुम्हें सामने सामने नजर आ रहा होगा, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। किसी भी एंगल से देखो, आपको हमेशा किसी भी एंगल से देखो, इट्स योर चॉइस, किसी भी एंगल से देखो आपकी मर्जी। ये हमारे पास पहला POS है दोस्तों, दिस इज आवर फर्स्ट POS, एक BF बॉन्ड से, इसको क्लिक करो, दूसरे पे क्लिक करो, तो आपके पास सेम तरीके से सेकंड POS सेकंड वाले BF बॉन्ड के लोग पास होगा। क्लिक करेंगे दोनों बाकी वाले आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दोनों बाकी वाले आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलर तरीके से तीसरे वाला दोस्तों, इस BF बॉन्ड के लोग पास करेंगे दोस्तों, जब इस BF बॉन्ड के लोग पास करेंगे तो ये दोनों बाकी वाले रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए रिफ्लेक्ट हो गए। इस तरीके से 3 BF आपके जो POS सॉरी 3 POS जो है वो तीनों BF बॉन्ड के लोग एक-एक पास हो जाएंगे। दोबारा देखिए पहला वाला ये रहा, दूसरे वाला ये रहा, तीसरे वाला ये रहा, तो तीनों BF बॉन्ड से 3 POS पास हो रहे हैं। देखिए वन बाय वन क्लिक कराता हूं। पहला POS ये दोनों रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, दूसरा POS ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तीसरा POS ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो 3-3 POS यहां लाई करते हैं, और ये तीनों POS क्योंकि एक BF बॉन्ड से पास हो रहे हैं इसलिए तीनों को सेम कैटेगरी में रखा गया है, तीनों को सेम कैटेगरी में यहां पे रखा गया है। अब जो हमारा सिग्मा H है वो सिग्मा H इनसे डिफरेंट है वो भी प्लेन, तो वो सिग्मा H को कुछ इस प्रकार से देखो, रेड वाला यहाँ पे सिग्मा H है जो बाकी 3 BF से बाकी 3 POS से अलग है। बाकी 3 तो BF बॉन्ड के लोग पास हो रहे हैं, और ये जो सिग्मा H है वो पूरे मॉलिक्यूल से पास हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन दोबारा समझा दो। अरे वो मॉलिक्यूल जिस प्लेन में लाई करता है उसी प्लेन से एक POS पास कर दो, एक स्लाइस काट दो बीच में से, दोस्तों जैसे कि तुम ऐसे तुम प्याज की छलिया काटते हो, ऐसे तुम्हें बीच में से काट देना है। ये पूरा रेड प्लेन इस पूरे BF3 मॉलिक्यूल में से पास हो रहा है, कंप्लीट BF3 मॉलिक्यूल। इसको ऐसे देख लो, कंप्लीट मॉलिक्यूल में से पास हो रहा है। ये इसको ऐसे टेढ़ा करके देखो, इट्स चॉइस, कंप्लीट मॉलिक्यूल में से पास हो रहा है। तो इस फ्लोरीन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज बन जाएगा,
इस फ्रंट फ्लोरीन का अपर वाला हेमिस्फीयर नीचे वाले हेमिस्फीयर का मिरर इमेज, बोरोन का अपर हेमिस्फीयर बोरोन के नीचे वाले हेमिस्फीयर का मिरर इमेज, सिमिलरली पीछे वाले फ्लोरीन का भी अपर और नीचे वाला, यानी कि कंप्लीट एटम कंप्लीट सॉरी मॉलिक्यूल एक प्लेन में समा जा रहा है और जिस एटम या मॉलिक्यूल से प्लेन निकल जाए उसका फिर अंदर हेमिस्फीयर आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे जो नजर नहीं आएंगे। मतलब मैं अगर यहाँ पे पीओएस को चलाने की कोशिश करूँ, प्ले बटन दबाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो ये प्ले बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो आगे पीछे करता हूँ कुछ नहीं नजर आएगा। क्यों 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 क्योंकि दोस्तों वो हो तो रहा है हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर आपस में अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं जो तुम्हें नजर नहीं आएंगे दोस्तों। ओवरऑल कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास दोस्तों BF3 यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास क्या नजर आ रहा है, तो एक BF3 का प्लेनर जो मॉलिक्यूल है उसके अलोंग ही यहाँ से एक POS नजर आ रहा है। इसके अंदर ही यहाँ पे दोस्तों क्या नजर आ रहा है, POS यहाँ से नजर आ रहा है और ये हमारे पास एक POS हो गया। तो ये हमारे पास वो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा जिसको हम मॉलिक्यूलर प्लेन बोल देते हैं। हमने उसका नाम मॉलिक्यूलर प्लेन रखा है। अब एक्चुअल में इसको मैं सिग्मा का नाम दे POS बोले बात सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। राइट, आगे चलते हैं। हमारे पास SN है, SN में देखो यहाँ पे होता तो हमारे पास एक ही S3 है, दो लिख रखा है, वो दो ऑपरेशन है उसमें नहीं जाना है, एक ही S3 होता है, एक ही चेकबॉक्स से क्लिक करेंगे तो S3 में या कोई भी SN में एक एक्सिस होगी जिसके अराउंड रोटेशन होगा और एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा जिसके अराउंड रिफ्लेक्शन होगा। तो एक्सिस मैंने मान ली ऊपर से नीचे की तरफ, दोस्तों याद करिए, ऊपर से नीचे की तरफ एक्सिस ले लिया और परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया सेंटर में। मैंने कहा था परपेंडिकुलर प्लेन नीचे लो या ऊपर लो या सेंटर में लो, कहीं से भी लो। इस पूरी वेबसाइट में सेंटर में लेकर सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप जब हम कॉपी में करते हैं तो क्योंकि हमें बनाना पड़ता है वहां पे, तो अब जब हम कॉपी में करेंगे तो नीचे या ऊपर लेकर बनाएंगे, जब हम दोस्तों यहाँ वेबसाइट में समझेंगे तो उसको सेंटर में लेकर कराएंगे। तीनों का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर लो नीचे लो सेंटर में लो, बात से में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा दोस्तों। हेंस आइए अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं। S3 कहता है पहला होगा रोटेशन, ये हुआ 120 डिग्री का रोटेशन, देन हुआ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। देखिए नीचे वाले साइकिल को चलते हुए देखना, आधे रास्ते तक होगा रोटेशन, उसके बाद होगा परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये हो रहा है रोटेशन रोटेशन, यहाँ तक रोटेशन। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हो तो रहा है पर दिखेगा नहीं। पहले रोटेशन हुआ, रोटेशन से लगभग सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो रोटेशन करने से ये सेम सा शेप में कन्वर्ट हो गया, बट उसके बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो सही पर दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हुआ इस परपेंडिकुलर इस प्लेन से हुआ और जिसमें हेमिस्फीयर आपस में एक्सचेंज हो तो रहे होंगे पर दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो पूरे मॉलिक्यूल से पास हो रहे हैं। इसको और अच्छे से देखने के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। PF5 में भी S3 एग्जिस्ट करता है। PF5 यानी कि फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। BF3 जैसा ही होता है, फर्क इतना होता है PF5 में 3 BF3 जैसे बॉन्ड भी होते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे 3 बॉन्ड और एक ऊपर नीचे वाला बॉन्ड भी होता है। इसमें भी S3 होता है। इस पे S3 क्लिक करेंगे तो इसमें S3 गिरा ऊपर नीचे से एक्सिस है और उसके नीचे परपेंडिकुलर प्लेन है। इसमें तुम्हें सारा S3 कंप्लीट समझ में आएगा। कैसे? पहले किस एक्सिस के लोग 120 डिग्री रोटेशन होगा, यहाँ पे भी जो 3 हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है वो BF3 के कोण 120 डिग्री पे ही होते हैं। ये PF5 है वो BF3 था, इट इज PF5। तो इसमें यहाँ पे पहले 120 डिग्री रोटेशन होगा तो जिसके अलोंग एक्सिस पास है ये वाला आइटम ये वाला आइटम ये वाला आइटम, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तीनों जो आइटम है वो आपस में 120 डिग्री रोटेट हो जाएंगे और साथ में फिर होगा परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होगा जिन आइटम के अलोंग पास हो रहा है उनमें तो कुछ नहीं होगा, जो बाकी ऊपर नीचे रहेंगे वो आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए रोटेशन हो गए, ये हुआ रोटेशन 120 डिग्री पे, फिर हुआ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन जब हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल वालों में कुछ नजर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन हेमिस्फीयर का हो तो रहा होगा पर दिख नहीं रहा होगा, पर इससे हटके जो आइटम है उनकी पोजीशन आपको चेंज होते हुए नजर आएगी। दोबारा से देखिए, रोटेशन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करने से दोबारा सेम आ रहा है, यानी कि PF5 में भी S3 एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक BF3 PF5 में भी S3 एग्जिस्ट करता है। हेंस आपके BF3 के अंदर भी S3 पाया जाता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमने सारा का सारा इस तरीके से हमने सारा का सारा BF3 मॉलिक्यूल कंप्लीटली समझ लिया है। और अब आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूं दोस्तों। होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका आज का कुछ ऐसा है। पहला होमवर्क जो वो A से लेकर B से लेकर C से लेकर D से लेकर सो ऑन था, इसमें कल की क्लास में हमने C2 चेक किया था, आई होप आपने कर लिया होगा। आज की इस क्लास के बाद तुम्हें उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। क्या चेक करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंस ये ABCD लेटर सारे के सारे 2D लेटर्स हैं, तो ये सभी के सभी एक 2D प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये प्लेन तो इनमें हमेशा रहेगा। ये A इस वर्टिकल प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहा है, तो इसमें ये वाला प्लेन तो यानी कि एक तरीके से मॉलिक्यूलर प्लेन तो इन सब में रहेगा ही रहेगा। एक्सेप्ट आपको चेक करना है POS, आपको चेक करना है POX, एक्सेप्ट द मॉलिक्यूलर प्लेन, एक्सेप्ट द मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी कि स्लाइस कट को छोड़ के क्या कोई और भी POS एग्जिस्ट कर रहा है क्या, वो चेक करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे A में बीच में से पास कर दो, यस इसमें POS एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज एग्जिस्ट कराते हैं। मिरर इमेज में यहां C2 भी एग्जिस्ट कर रहा था, लास्ट क्लास में बताया था, तो ये तो चेक करना ही करना, सब पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे आज की क्लास में। POS भी चेक करना, तो A में POS होता है, B में भी यहां से निकालोगे तो यस यहां पे भी POS होता है, C2 भी था POS भी है, C में यहां से निकालोगे प्लेन दोस्तों यहां पे भी POS होता है दोस्तों, D में यहां से निकालोगे दोस्तों यहां पे POS होता है दोस्तों। हां या ना में देना, कोई भी एक मिल जाए, एनी वन POS मिल जाए तो हां या ना में देना, बस यस और नो, बस ऐसे जेड तक का कर लेना, जेड तक का यहां पे कर लेना, जेड तक का यहां पे कर लेना, एक ही रहा। इसके बाद इन्हीं मॉलिक्यूल्स इन्हीं पर्टिकुलर ABCD में COS भी चेक करना है कि COS है या नहीं है, यस और नो में इसका भी आंसर देना है। जैसे कि A में चेक करें तो सेंटर से मैं ऊपर चला तो A का एक पॉइंट आ रहा है, सेंटर से नीचे चला तो यहाँ पे A का वो पॉइंट जो ऊपर एक जुड़ने वाला पॉइंट है वो नीचे नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें B की तरफ चलो तो B का सेंटर यहाँ पे कहता है कि इधर एक कर्व एरिया है तो इधर भी कर्व एरिया होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर भी एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो तो COS नहीं होगा। C की तरफ चले दोस्तों तो यहाँ पे इधर एक आपका कोई कर्व एरिया है तो इधर भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो ढूंढिए किसमें होगा किसमें नहीं होगा, COS भी चेक करना है। बस ये तीन ही चेक करने, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका होमवर्क नंबर 1 एक्सटेंडेड रूप में एक काम। दूसरा आपका होमवर्क है, जो बच्चे ये काम कर ले तो सेकंड होमवर्क आपके पास ये है कि PF5 जो मॉलिक्यूल है इसको आपको ट्राई करना है।